हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द स्पोर्ट्स लैब। और आज मेरे साथ हमेशा की तरह सौरभ है। और आज हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक जो आज खत्म हो गए हैं। उसमें क्या भारत ने पाया, क्या खोया, क्या हमारी अचीवमेंट्स रही, क्या रोड अहेड रहेगी, किन किन एथलीट्स थे जिन्होंने हमें बहुत ज्यादा प्रभावित किया, किसी ने डिसअपॉइंट किया। बट ओवरऑल 117 में से एक गोल्ड नहीं आ पाया। सौरभ, फर्स्ट थॉट्स, वेलकम टू द शो। और अब बताओ तुम्हें क्या लग रहा है। बहुत अच्छा ओलंपिक कवर किया इस बार स्पोर्ट्स लैब ने, और स्पेशली तुमने। थैंक यू सो मच अंकित भाई। और हमेशा ये इंट्रोडक्शन का काम मेरे कंधों पे होता है। आज पहली बार आपने चैनल के इंसेप्शन के बाद पहली बार ये जिम्मा संभाला है। और सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में कैसी फील आई आपको ये बताइए। ओलंपिक पे तो चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी फील आई। और सबसे बड़ी बात आज जो हमारे साथ हुई है वो है जर्मन प्रीत ने हमारा अ, देखा और उन्होंने लाइक भी किया। तो एक अच्छी बिल्कुल हमारे लिए एक मोटिवेशन भी है। बिल्कुल। और आपने भी अभी तक फॉलो नहीं किया द स्पोर्ट्स लाइव को तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। उन्होंने हमारा पोस्ट लाइक किया है। एक ओलंपिक मेडलिस्ट ने हमारा पोस्ट लाइक किया है, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और जर्मन के बारे में बहुत बात भी करते हैं अपने। हम्म। बिल्कुल करनी भी वाजिब है, क्योंकि जिस तरीके से उनका ये पूरा ओलंपिक्स गया है हॉकी में। मैच वन से अगर देखें अपन न्यूजीलैंड के सामने, जब उन्होंने स्टार्ट किया था उसके बाद से हमेशा हर जगह जहाँ पे बॉल जा रही है, चाहे डिफेंस में हो चाहे ऑफेंस में हो, जर्मनप्रीत सिंह हमेशा मौजूद थे। और वो टैप करते हैं, जो हवाई फायर हाँ, आता है और वो हवाई जो टैप पैड तो करते हैं। टैप करते हैं। हाँ पूरे हाँ। ओलंपिक्स में मैंने उनका एक भी मिस होते हुए नहीं देखा, ये बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही ओलंपिक्स में हमारी, स्पेशली पूरी हॉकी टीम की। अगर मैं हरमनप्रीत की बात करूं, मुझे लगा वो थोड़ा सा इंजर्ड थे, बट कप्तान के तौर पे एकदम खड़े थे टीम के लिए। लास्ट मैचों में तो सिर्फ डी के अंदर ही खड़े रहते थे इंडिया वालों की, बट उनके होने से बहुत फर्क पड़ता था। मनप्रीत बहुत अच्छे डिफेंस खेले। हमारे सारे खिलाड़ी, इनफैक्ट हार्दिक बहुत अच्छा खेले। और जिनका सबका नाम लेना चाहिए। और हमारे जो सुपरस्टार अभी रिटायर हो गए, श्रीजेश, आई थिंक उन्होंने पूरा, मतलब दिल का, इंडिया का दिल जीत लिया इस बार हॉकी ने तो। बिल्कुल। पक्का रोकेगा श्रीजेश, PR श्रीजेश इनका नाम है। और मतलब वो धोनी धोनी जो क्रिकेट में थे, वो ये शायद ये अपने लिए हॉकी में आ गए इस बार। बिल्कुल यार, मतलब डिटेल में बात करेंगे हॉकी के ऊपर, बट एक और पॉइंट जो इसी के साथ मैं ऐड कर दूं, बाद में अपन भूल भी जाएंगे शायद। जो जियो में कमेंट्री हो रही थी और सुनील तनेजा की जो कमेंट्री थी हिंदी के अंदर, सुपर। भारत हाँ, सेमीफाइनल पहुंच गया है, फाइनल जो पहुंच जो गया है। रोंगटे खड़े करने वाली बात थी ना, वो थी उस कमेंट्री में। बहुत मजा, बहुत अच्छी कमेंट्री करी उन्होंने। एक जज्बा, एक जुनून, एक यार इस बार एक ऐसी फील आई हॉकी के अंदर जो पहले मुझे नहीं लगता किसी भी ओलंपिक्स में इतने लोग जुड़ गए। और भारत सेमीफाइनल पहुंच गया है और खेल रहा है। वो जो सुनील ने बोला, मतलब वो हर भारतीय की जवान थी। ग्रेट ब्रिटेन से हम जीते हैं भाई। मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू थे उस दिन, क्योंकि हमने जाना है। वो फाइट जो थी, वो बहुत तगड़ी फाइट थी। उस दिन तो बहुत तगड़ी फाइट थी। बिल्कुल, बहुत तगड़ी फाइट थी। आएंगे हॉकी के ऊपर, डिटेल में चर्चा करेंगे हॉकी के ऊपर। और आप जिस तरीके से बता रहे हो मैं यहाँ रोने लग जाऊंगा। उससे पहले अपन थोड़ा टॉपिक मूव ऑन करते हैं। आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि 117 एथलीट वहाँ मौजूद थे पेरिस में भारत की तरफ से। अगर हम देखें 1.5 बिलियन के देश में 117 एथलीट क्वालिफाई होके जाते हैं, तो शायद थोड़ा सा हम पीछे हैं, हमें वो बताता है। बट उसके बाद भी हम एक भी जो गोल्ड मेडल होता है ना, जो वर्ल्ड चैंपियन का जो खिताब होता है, वो हमारे पास नहीं है। ये बहुत बड़े दुख की बात है। पिछली बार नीरज चोपड़ा जरूर वो अ, इकलौते भारतीय एथलीट थे, और इस बार बहुत अच्छा खेले वो, पर वो ओलंपिक रिकॉर्ड के चलते उनको सेकंड आना पड़ा वहाँ पे। अ, बात करें अंकित भैया, तो मतलब क्या निराशा हासिल हुई इस ओलंपिक में। बहुत सारी फोर्थ प्लेस फिनिशेस, फिर विनेश फोगाट का जो केस, उसके बाद हम बात करें नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल। हम सब पूरे भारत की उम्मीद थी कि वो गोल्ड जीतेंगे। चलिए, सिल्वर भी कोई कम नहीं होता है। मैं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे को टारगेट करो कि भाई सिल्वर जीता है। सिल्वर जीतना भी बहुत बड़ी बात है ओलंपिक स्टेज पे। और ट्रैक एंड फील्ड में हमारे एथलीट कभी नहीं जीतते थे वो, पर नीरज चोपड़ा से हमारी आशा सोने की थी। वो नहीं मिला है। और विनेश फोगाट का नीरज केस मैंने चोपड़ा। बात की। मल्टीपल इवेंट्स में हमारे फोर्थ प्लेस फिनिशर्स थे। 6 मेडल, 5 ब्रॉन्ज, एक सिल्वर, तो निराशा हासिल हुई है। निराशा तो हुई है, क्योंकि देखो नीरज चोपड़ा की तो अगर मैं बात करूं तो वो खुद बहुत निराश है। आप उनके इंटरव्यूज में चाहे वो बोल रहे हैं कि वो पहली बार अरशद से हारे हैं, तो एक निराशा उनको है। और आप बोलो ना बोलो यार, एथलीट
इंडिया पाकिस्तान हो जाता है, आपको पता है, क्योंकि नीरज को जिस दिन नीरज खेले हैं उस दिन जो क्रिकेट वर्ल्ड कप से ज्यादा लाइव आप रात को 1 बजे अगर लोग देखते हैं आपको, दैट मीन्स कि नीरज चोपड़ा को पता है कि मैं बहुत, इस बार ओलंपिक्स में उनका बहुत नाम था, और वो इंडिया के हम्म, गोल्डन बॉय ऐसे ही नहीं है, क्योंकि वो जीतते हुए आए, ही इज अ ट्रू चैंपियन, हम्म, कंसिस्टेंट जीतते हुए आ रहे हैं 2016 से। तो उनकी हार तो उनको भी चुभी है, हालांकि उनकी इंजरीज कंसर्न थे, वो सब उन्होंने बोला बाद में। बट क्या होता है जब जब आपसे पूरा गोल्ड किया, हालांकि वो सिल्वर लेके आए हैं, और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैं अब आप ये मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि जो उनके इंटरव्यूज हमने उसके बाद देखे हैं, तो एक जो एक कसक थी, और जब वो थ्रो भी मार रहे थे ना उस दिन, तो मैंने नीरज को कभी इतना हैपेजल्ड और बैफल्ड नहीं देखा है। वो बहुत ही इजी आते हैं, लेकिन उस दिन उनके चेहरे का मतलब ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिमसेल्फ। और वो जब 89.45 मारा था, तो एक एक उनको उसके मारने के बाद भी ही वॉज नॉट हैप्पी। वो चला गया 89.45, देन ही सेड कि ठीक है चलो अब 92 93 का ट्राई करते हैं। और एक चीज और हो गई यार कि दूसरा ही थ्रो अरशद का 93 चला गया। अगर वो चौथा पांचवा जाता तो नीरज हो सकता है और भी लंबा मार देते, बट एक वो गेम का बिल्कुल। प्रेशर माइंड पे हमेशा चलता है, तो वो फॉलो करने लग गए थे। हालांकि वो पीछे से भी वापस आए, बट ओलंपिक्स बिगेस्ट स्टेज, और उन्होंने ये बात बोली कि उसके बाद कि जिस दिन सबसे ज्यादा मैटर करता था उसी दिन नहीं हुआ। तो वो बहुत, और एक जो एथलीट जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, इससे सिर्फ गोल्ड की आशा होती है। अब वही हो गया ना कि वो जैसे मोदी जी हार गए थे तो वो सब लोग उनको, वही नीरज के साथ हुआ है कि जीतने के बाद भी उनको हार का जो कसक है ना, वो सिल्वर नहीं गोल्ड होना चाहिए था। बट एनीवेज, आई एम श्योर वो लेके आने वाले हैं, वो बहुत मेहनती खिलाड़ी है और बहुत डाउन टू अर्थ खिलाड़ी है। तो होपफुली नेक्स्ट बार तो गोल्ड आएगा ही आएगा, एंड ही विल बी मोर फिटर, ही विल बी मोर रेडी टू गो। बिल्कुल, ग्रोइन इंजरी भी थी नीरज को, और बार बार वो उसका डिस्कशन हुआ है। चाहे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें, चाहे हमारे पीएम से जो बात की उन्होंने उसके बाद, वहाँ भी इंजरी का जिक्र बार बार हुआ है। और ग्रोइन इंजरी हम क्रिकेट में भी देखते हैं बहुत बार प्लेयर्स को होती है, बट जेवलिन थ्रो में खास तौर पे जब आपकी बॉडी पूरी स्विंग होती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। एंडरसन पीटर्स ने भी इसके ऊपर बात की, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो आसान बिल्कुल नहीं था नीरज चोपड़ा के लिए, हमें थ्रोज में दिख भी रहा था, जैसा अंकित भाई ने बताया कि 6 में से 5 थ्रो फाउल थे उनके, पर वो एक ही थ्रो काफ़ी था जो सिल्वर जीता गया ओलंपिक का। तो आप सोच सकते हैं, और उन्होंने मतलब खुद चल के भी बोला है कि मेरे अंदर है वो थ्रो, मेरे अंदर है। बार-बार उन्होंने बोला है कि मैं फेंकूँगा, मैं मेरे अंदर अभी वो बड़ा थ्रो बचा हुआ है, बट वो किस दिन आएगा, कब आएगा? हम वो सबको नहीं उम्मीद है पता। कि एलए में वो ज़रूर आए। हम्म। और जैसा बिल्कुल अंकित एलए भाई में ने जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल आपने अच्छी तरीके से समअप किया कि जो सेकंड थ्रो, ये 92.97 जो अरशद नदीम का ओलंपिक रिकॉर्ड उन्होंने थ्रो कर दिया। उसकी आशा मतलब किसी को नहीं थी, वो सरप्राइज आया, एज ए किसी को सरप्राइज नहीं। आया, बट फिर आप चेज करने लग जाते हैं मैच में, फिर आपका ध्यान उधर ही जाता है कि यार मेरे को वहां मारना है 93 वो। आप जो बिल्कुल, जो वो नीरज उसी चोपड़ा पे ध्यान चला गया। क्वालिफिकेशन में थे। जी। हम्म। जो बिल्कुल सौरभ, वो 92.93 को चेस करने लगे। अदरवाइज वो अगर अगर नॉर्मल रहते ना, और ये चौथा पांचवा नंबर भी थ्रो आता ना, तो वो उस दिन 90 मार देते। उसके बाद तो वो मतलब वॉज नॉट हैप्पी, वो अपना खुद ही फाउल कर रहे थे, फाउल हो रहा नहीं हो रहा है, लेकिन ओवरऑल ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है कि हम लोग सिल्वर एटलीस्ट नीरज लेके आए। नीरज से उम्मीद भी थी हमें। और नेक्स्ट ओलंपिक एलए में जो है उसमें तो अब नीरज को और फिटर रहना ही है, उनको समझ में भी आ गया। सी देखिए कई बार क्या होता है कि एक हार में ना बहुत चीजें सिखा जाती है, तो नीरज को एक अच्छी खेल सिखाता है। चाहे हमने इंडियन क्रिकेट टीम को देखा था जब हम 2019 में हारे थे, तो उससे भी आप कंपेयर करो कि हम्म। हम जीतने के बाद हार गए थे। तो अब यही है, अब नीरज शुड लर्न, एंड आई थिंक ही विल लर्न, और वो बहुत स्ट्रांग कमबैक करेंगे। और अब उनको पता है कि 90 तो उनको मारना ही, क्योंकि बहुत ज्यादा 90 90 90 90 हो रहा है यार। बिल्कुल, काफ़ी कॉम्पिटिटिव फील्ड थी अगर हम टोक्यो से कंपेयर करें, खास तौर पे जहाँ नीरज ने 87 में गोल्ड जीता था, यहाँ 89 मारने के बाद भी उनको सिल्वर मिला, और तकरीबन 6 थ्रोवर्स थे 87 की रेंज में। तो वो आपको बता रहा है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है जेवलिन में। बिल्कुल। बिल्कुल, और जेवलिन जूलियन अब लियागो। फेमस भी होता जा रहा है। एंडरसन पीटर्स ने बिल 90 अबव, या जी, जी, कंटिन्यू। मैं बोल रहा हूँ एंडरसन पीटर्स 90 मार चुके हैं। जो इस साल 90 मारा है जर्मन के मैक्स करके एक बंदे हैं, वो तो क्वालिफाई नहीं हुए थे, आई थिंक वो फिट नहीं थे। हुँ, तो जर्मन थ्रोअर्स हमेशा अच्छा है। जो पोलैंड के पॉलिश थ्रोअर है वो फोर्थ आए, जो पिछली बार सिल्वर थे, तो उनका भी 88 89 ही चल रहा था। तो बहुत टफ हुँ। कंपटीशन था नीरज के लिए, बट ओवरऑल ही इज अ पर्सन हु नोज हाउ टू विन
and he never चेक रिपब्लिक है comes out शायद, without any medal. याकोब वॉडलेक। हाँ, राइट, चेक रिपब्लिक, सॉरी पोलैंड मैंने गलत बोला, चेक रिपब्लिक के थे, तो वो भी याकोब काफी वॉडलेक थे वहाँ पे। वर्ल्ड अफ्रीकन पिक्स, चैंपियन हाँ 2016 के सिल्वर मेडलिस्ट थे जूलियन यागो केनिया के। उसके बाद हमने हाँ। देखा 2012 के गोल्ड मेडलिस्ट ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के वहाँ पे मौजूद थे, ट्रिनिडाड उन्होंने एंड भी टोबैगो 86 के मारा था। 2086 मारा था पहला तो ही थ्रो। बिल्कुल 86, काफी सारे 87, प्लेयर, 88, 89 की रेंज में बहुत थ्रोज थे उधर। और जर्मन थ्रोअर्स भी इस बार पीछे रह गए, लेकिन बहुत जबरदस्त होते हैं जर्मन थ्रोअर्स हमेशा अच्छे। एक हॉफमैन भी थे, अभी उस दिन अपने हम्म। दूसरे जर्मन वाले थे, एक मैक्स जो थे वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो कंपटीशन हमेशा जर्मन से रहता था, बट अभी ये लोग भी सारे नए आ गए हैं खिलाड़ी। चलिए ये तो हुई, नए लोग आ गए बिल्कुल। ये तो हुई बात नीरज चोपड़ा की और जेवलिन थ्रो की। अ, ये जो घटा है जेवलिन थ्रो, उसके बाद अगर हम बात करें फ्यूचर में क्या है हमारे पास, हमने देखा कि किशोर जेना एक और हमारे मेल थ्रोवर थे इसी कैटेगरी में नीरज के साथ। उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाया, 84 मीटर भी वो नहीं मार पाए। तो वहाँ पीछे नीरज के बाद कौन, मतलब हु इज द नीरज, अगर नीरज इंजर्ड हो जाते या कुछ हो जाते तो हमारी मेडल भाई की उम्मीद हम किस पे लगाते हैं। देखो हमने जैना वुमेन्स से, में भी देखा है बार बार, अनु रानी वहाँ पे जेवलिन थ्रो में थी। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो बार रहा बार हम है। देख रहे हैं कि इतना गवर्नमेंट की बैकिंग मिल रही है हर चीज़ में। हर चीज़ भारत में स्पोर्ट्स के लिए मतलब लाइकेबल बनती जा रही है पर डे। अगर हम बात करें, आपको मीडिया कवरेज भी मिल रही है, आपको हर चीज़ मिल रहा है, बट हु इज नेक्स्ट इन लाइन नीरज चोपड़ा की, वो हम जेवलिन वो थ्रो की बात वो करें। सौरभ, ये सवाल जो तुम्हारा है ना कि नीरज चोपड़ा, उसके बाद जैना है हमारे पास। आज जैना ने एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट से नीरज के साथ सेकंड नंबर आए थे, 84 आए थे उन्होंने मारा था उधर। हम्म। बट हम्म। यहाँ स्ट्रेंथ, अब नेक्स्ट स्टेप लेना है। आप एक ओलंपिक ले आए, अब आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, और अगली बार, क्योंकि कंपटीशन 88 टू 90 में ही रहने वाला है। तो ये सब लोगों ने, और अनु रानी जिनका नाम लिया, वो भी गोल्ड मेडल लेके आई थी वहां पे, 64 आई थिंक उन्होंने मारा था कुछ एशियन गेम्स में। बट अब एशिया से बाहर निकलना पड़ेगा हमें, क्योंकि एशियन में सिर्फ इंडिया पाकिस्तान सदर्न एशिया में ही अच्छे आपको थ्रोअर दिखेंगे, बाकी आपको कोई इतने बड़े नाम है नहीं। तो कंपटीशन वहाँ जो एशियन गेम्स में हो रहा है वो इतना टफ है नहीं। अगर आपको वर्ल्ड लेवल पे compete करना है विद यूरोपियन टीम्स, विद अफ्रीकन कंट्रीज के जो खिलाड़ी आ रहे हैं नए, तो आपको अब 86, 87, 88, जो नीरज कंसिस्टेंटली, नीरज की एक बात है, वो हमेशा 88, 90 तो मारते ही मारते हैं, एक थ्रो उनका आता ही आता है। बिल्कुल। तो इसी वजह से बिल्कुल। वो आगे निकलते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट जनरेशन को तैयार भी होना है। और अब ऐसा है, जेवलिन इंडिया में फेमस हो चुका है, तो ये बिल्कुल। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यंग लोगों के लिए भी, जाए और थ्रो मार के, और मतलब, हाँ नहीं, लेकिन ये, मेरा सवाल स्पेसिफिकली यही था कि जो आप दिल्ली के अंदर ग्राउंड्स में जाते हो, आईजीआई में आप जाते हो, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, तो वहाँ आपने देखा है लोगों को जेवलिन करते हुए? मतलब लोग आ रहे हैं, यार आपको अलाउ लगता नहीं है कि करते वो लोग, नीरज चोपड़ा मुझे नहीं लगता। गोल्ड मेडलिस्ट टोक्यो के? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मोस्टली बंद ही रहता है, वो लोग अलग करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेडियम्स हैं जिनको अंदर जाने नहीं दिया जाता है, तो वो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। बेसिकली ज्यादातर जेवलिन का जो माहौल है वो हरियाणा में ही है, तो हरियाणा में एक स्पोर्ट्स का माहौल अलग रहता है। लेकिन यार अब देखो, अगर अब सब चीजें मिल रही हैं आपको, पहले तो ठीक है गवर्नमेंट भी बैक नहीं कर रहा था, सब कुछ हो रहा था, बट नाउ यू हैव मीडिया कवरेज, पीपल आर अब 5 करोड़ 6 करोड़ लोग नीरज चोपड़ा को देख रहे हैं, इसका मतलब आप समझ जाओ कि सब लोगों को पता है कि नीरज इज अ मेन बिल्कुल। प्रोस्पेक्ट, और इंडिया के गोल्डन बॉय है वो। और ये बात नीरज को भी पता है। ये बात जब पीएम आपको बोल रहे हैं कि रात को जग के 6 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं, एंड नंबर्स आर मोर देन, कुछ बार तो नंबर्स बहुत ज्यादा है वर्ल्ड कप के मैचेस से भी, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस थे। बिल्कुल। और इवन द प्राइम मिनिस्टर इज सो इंट्रिग्ड कि तो वो पूछ रहे हैं इत, आपको इंजरी है तो हम क्या कर सकते हैं आपके लिए इंजरी में, हमारी तरफ से क्या किया जा सकता है, सरकार कैसे मदद कर सकती है आपको, हम्म, कहाँ आपका इलाज कराया जा सकता है। तो इससे बड़ी बैकिंग तो और क्या मिलेगी प्लेयर को। नहीं नहीं बिल्कुल नीरज का डिसअपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट हमारे को ही खिलाड़ी लेके आने हैं अब जैसा हो, बट खिलाड़ी आने चाहिए। देखिए चाइना, देखिए ना कितने प्लेयर्स आते रहते हैं, एक जाएगा एक आएगा, एक जाएगा एक आएगा। वो स्पोर्ट्स बिल्कुल। का हमें भी कल्चर यहाँ लेके आना है, और आई थिंक टाइम आ चुका है अभी। बिल्कुल। ये डिस्कशन हमारा रहेगा कि जो पिछली बार हमने मेडल जीते, या ऐसे स्पोर्ट्स, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स जिनमें हमें लगता था कि इस बार हम मेडल जीतेंगे, जो 10 मेडल्स का सपना हमने टोक्यो के अंदर देखा था वो पूरा नहीं हुआ। हमने फिर पेरिस के अंदर देखा, यहाँ तो 7 मेडल भी हम बराबरी नहीं कर पाए। विनेश फोगाट का मेडल मिलेगा नहीं मिलेगा उस पर अभी भी बहस जारी है, बट एक गोल्ड 2 सिल्वर थे वहाँ पे, तो वहाँ से तो नीचे ही फिनिश करेंगे हम। तो
अब हम वही स्पोर्ट्स को ज़्यादा अब बात कर रहे हैं। हमने 2020 में देखा, नेक्स्ट स्पोर्ट में मूव ऑन करते हैं अंकित भाई। हमने 2020 में देखा कि वेट लिफ्टिंग, मीराबाई चानू, फर्स्ट डे ऑफ द ओलंपिक्स आपको सिल्वर मेडल मिलता है। पूरे इंडिया की जो हम बोलते हैं ना कि सब लोगों का अटेंशन टुवर्ड्स द ओलंपिक्स ऐसे हो जाता है कि यार इस बार कुछ अलग हो रहा है ओलंपिक्स में। और क्या हुआ इस बार, मतलब मीराबाई चानू के अलावा आपका एक भी वेट लिफ्टर क्वालिफाई नहीं हुआ। चाहे हम मेंस में बात करें, वुमेन्स में बात करें, कोई भी वेट कैटेगरी में आपका वेट लिफ्टर ही नहीं है। हमने कॉमनवेल्थ गेम में देखा, गोल्ड मेडलिस्ट थे वहाँ पे, जेरेमी लाल रिंग हुआ, एक दो और गोल्ड मेडलिस्ट वहाँ भी थे, बट ओलंपिक में क्यों क्वालिफाई नहीं हो रहे हम? यार वेट लिफ्टिंग का अगर मैं मीराबाई का भी बात करूँ तो मीराबाई का बहुत इंजरी चल रहा था, तो आई वाज नॉट श्योर कि वो उनको मेडल इस बार मिलेगा, बट उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने भी जो लिफ्ट किया उनका, आई थिंक 199 तक तो लिफ्ट हो ही गया था। और बिल्कुल बट जो सीजन बेस्ट दिया रोमानियन थी, उन्होंने। सीजन बेस्ट दिया उन्होंने। और इतनी इंजरी होने के बाद भी उन्होंने सीजन बेस्ट दिया, फोर्थ फिनिश किया, क्योंकि रोमानियन बहुत ज्यादा उस दिन अच्छा कर रही थी। चाइनीज पीछे से आके हमेशा जीतती है, जो उन्होंने पिछली बार भी हम्म। किया था। बट थाईलैंड की जो वेट लिफ्टर थी, उनका एक परफॉर्मेंस अपलिफ्ट था, जिसको मीराबाई उसी की वजह से मीराबाई चौथे नंबर पे फिनिश करी। बट मैंने वो पूरा देखा था उनका। आई थिंक थोड़ा सा तो स्ट्रगल कर रही थी वो। उन्होंने हालांकि लिफ्ट सेकंड लिफ्ट कर दिया था, जो जर्क एंड क्लीन में 85 पहले लिफ्ट किया था, फिर जर्क एंड क्लीन आई थिंक 111 उन्होंने 88 प्लस 111 88 किया था लिफ्ट किया उन्होंने। था जी। 88 प्लस 111 लिफ्ट किया था। और बाकी और लास्ट है आई और थिंक यही उनका हम कंपेयर 114 का था। करें, यही हम कंपेयर करें टोक्यो से, तो वहाँ 86 लिफ्ट किया था। वहाँ 86 लिफ्ट किया था। और उसके बाद भी अगर देखे, अगर वो 114 भी लिफ्ट कर लेती जो वो नहीं कर पाई थी, वो भी उनका सेकंड पोजीशन का ही ट्रायल था, क्योंकि रोमानियन हम्म। ऑलरेडी बहुत अच्छा लिफ्ट कर रही थी, उन्होंने सारे अपने हाँ लिफ्ट किए। बट चाइनीज पीछे से आके, तो अगर वो 114 भी लिफ्ट करती तो नंबर थर्ड या फोर्थ पे ही फिनिश करती वो, क्योंकि थाईलैंड की वेट लिफ्टर भी अच्छा कर रही थी। तो इसका मतलब जी। सीधा सीधा ये है कि आपको ये बात याद रखनी है कि अब कंपटीशन आने वाले टाइम में बहुत स्टिफ होने वाला है, बहुत टफ होने हाँ वाला है। और हमें वही प्रॉब्लम है कि अभी हम इंडिविजुअल मीराबाई चानू पे हमें ध्यान है, या लवलीना पे हमें ध्यान है, बट हु इज नेक्स्ट? आगे कौन है? बिल्कुल, वही यही 4 साल यही में करना सवाल है। है मेरा कि मतलब आपको 2020 में ओलंपिक सिल्वर मेडल दिलाया है मीराबाई चानू ने। इस बार भी आफ्टर सो मेनी इंजरीज, उनका सीजन बेस्ट की मैं बात करूं तो 184 था इस हाँ, कंपटीशन में आने से पहले। और कितना बड़ा जंप उन्होंने किया ओलंपिक में, ओलंपिक कितनी में शानदार जाके परफॉर्मेंस की है, फोर्थ पे फिनिश किया इतनी, है। और और ऑलमोस्ट 199 केजीज, 15 किलो का इंक्रीज, बहुत बड़ी इंक्रीज बात है। किया, और उन्होंने पूरा दम लगाया, दिख रहा था। मीराबाई का पूरा दिख रहा था कि शी वॉज फोकस्ड। अब यार नहीं उठ पाया था तो लास्ट नहीं उठ पाया, बट उन्होंने अपना 100% दिया, उसमें कोई शक नहीं था। वो फोर्थ फिनिश भी किया उन्होंने। एंड वही बात है ना, थोड़ा लक भी चाहिए होता है। अब स्पोर्ट्स में थोड़ा लक भी चाहिए। अब वो थाईलैंड पीछे से आके इतना अच्छा लिफ्ट कर गया, वो लग नहीं रही थी मुझे कि लिफ्ट कर पाएगी, लेकिन उन्होंने लिफ्ट कर दिया उस दिन। तो इट इज ऑल अबाउट लक, बट आई थिंक मीरा ने ठीक किया। बट सवाल वही है, हु इज नेक्स्ट? अब जैसे सौरभ यार, एक सिंपल बात है ना, आज हमारे लिए बॉक्सिंग में आप देखो कितना नाम कमाया है हमने, बट अब नए बॉक्सर कहाँ है हमारे पास? आप बताओ हाँ कहाँ है यही बॉक्सर? परेशानी है फिर से जी। बट निशान देव परेशानी का है, यही है स्टेटमेंट यार। मुझे बड़ा ही प्यारा लगा था, जो उन्होंने हारने के बाद स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया ने ना सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल आज खोया है, गोल्ड मेडल खोया है इंडिया ने। तो वो कॉन्फिडेंस देख के मुझे मजा आया उनका। यार देखो, एक कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, बट निशान देव को तो आई थिंक रॉब किया गया है। लेकिन मुझे जो बिल्कुल। उनकी बाउट में लगा था, क्योंकि मैं भी रात को देख रहा था, काफी लेट बाउट थी, आप भी देख रहे थे उस दिन, मुझे लगा वो अच्छा करे, बट लास्ट का जो आधा मिनट उन्होंने, वो थक गए थे। 5.5 मिनट बाद वो थक चुके थे, तो वो जो आधा हम्म। मिनट मैक्सिकन बॉक्सर ने ले लिया। और मुझे लगा कि थोड़ा सा उनके साथ पार्शलिटी हो गई थी उस दिन, क्योंकि अगर चाहते तो, क्योंकि 5.5 मिनट उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो निशांत का केस था जो लड़ना चाहिए था हमें, क्योंकि यार बॉक्सिंग में ये हो रहा है, मैंने देखा है बॉक्सिंग में कई बार। और जो मैक्सिकन बॉक्सर थे उनके अगेंस्ट, उनके पिताजी भी 1992 के ओलंपिक्स में जा जी। चुके हैं। तो इस एक रेपुटेशन के साथ वो आए थे, एक रेपुटेशन के साथ भी वो आए थे। तो उसका भी जजेस को कई बार फर्क पड़ जाता है। और मैंने एक चीज और भी नोटिस करी है इस ओलंपिक्स में, कि अगर आप थोड़े से भी रैंक्ड प्लेयर हो ना, तो उसको हराना ना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम्म। जजेस बॉक्सिंग में उसको प्रेफरेंस देते हैं।
तो प्री कंसीव नोशन जो होता है ना, उस पे भी हमें एक बार, बट निशांत बहुत अनलकी थे, उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया था। बिल्कुल, ना सिर्फ बॉक्सिंग में, हमने ये रेसलिंग में भी देखा कल ऋतिका हुड्डा का जो मुकाबला था वर्ल्ड नंबर 1 किर्गिस्तान की रेसलर से। अ, हमने वहाँ भी देखा कि जो पैसिविटी पॉइंट है वो रेफरी के ऊपर होता है कि वो किसको पहले देता है। तो उसने किर्गिज रेसलर को पहले 30 सेकंड दिए, तो पहला पॉइंट भारत को हाँ। मिला। फिर हमने देखा कि जो सेकंड राउंड था वहाँ पे उन्होंने भारत की रेसलर ऋतिका हुड्डा को पैसिविटी का टाइम दिया 30 सेकंड। तो जो बाद में पॉइंट जीतता है वो उसको मैच मिल जीतता गया। है, हम सबको वो पता है। तो वो हमने रेसलिंग में भी वही सेम चीज़ देखी है, बट हम बॉक्सिंग में पहले स्टिक करते हैं। और बॉक्सर्स की अगर बात करें, निशान देव के बाद हमने दो स्पोर्ट्स की ऑलरेडी बात कर दी है। निशान देव की बात बाद में करें। निखत जरीन वहाँ पे भारत का एक और बहुत बड़ा नाम था। अमित पंघाल बहुत बड़े नाम थे, वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुके हैं वो पहले। तो लवलीना बोरगोहाइन अगेन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन टोक्यो। तो क्या हुआ इस बार बॉक्सर्स का? अब मतलब एक भी देखिए, मेडल नहीं। लवलीना का जो बाउट था वो मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो, मतलब वो उस तरीके की फॉर्म में भी नहीं थी। अगर आप उनकी पहले भी, इससे पहले भी टूर्नामेंट देखो तो कोई इतना खास गया नहीं था। और वर्ल्ड नंबर 1 चाइना से जब था तो हमें थोड़ा सा 19-20 ही था कि वो, शी हैज टू प्ले आउट ऑफ हर स्किन्स की ये मैच जीतने के लिए। बट उन्होंने का नहीं हो पाया, और मुझे लगा कि वो थोड़ी कैजुअल भी थी। मैं बस बट यही देख के बोल रहा हूँ अगेन, कि आपको अगर ओलंपिक चैंपियन बनना है, आपको गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, तो आपको वर्ल्ड नंबर 1 को तो हराना ही पड़ेगा पहले हराना ही राउंड में। होगा। तो वो थोड़ा कैजुअल भी थी, थोड़ा मतलब मुस्कुरा भी रही थी। जब वो बाउट पे भी आ रही थी तो काफी मतलब हंसती हुई आ रही थी। उधर अगर मैं चाइनीज बॉक्सर को देखूं तो काफी फोकस थी वो। बात रही अमित फांगल की, तो अमित फांगल के जो पिछले 2-3 साल रहे वो बहुत ज्यादा खराब रहे। एकदम लास्ट में जाके वो क्वालिफाई हुए, वो भी जब इंडियन कोई भी बॉक्सर, मेल बॉक्सर था ही नहीं, तब अमित पांगल को मौका मिला। और पहले जब वो गए थे और टोक्यो में, तब वर्ल्ड नंबर 1 थे। इस बार वो बात थी भी नहीं, उनकी रैंकिंग भी नहीं थी, और 2 साल से काफी अच्छा प्रदर्शन किया भी नहीं है। तो एक एक लेट सबमिशन था ओलंपिक्स में अमित पांगल का। और इस बार एक्सपेक्टेशन भी उनसे ज्यादा नहीं थी। बट ओवरऑल वही हुआ जो डर था कि वो बाउट हार ही गए थे अपनी। और देयर वाज नॉट मच टू टॉक अबाउट। निखत जरीन का मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा। आई थिंक एक अच्छा प्रोस्पेक्ट था, बट अगेन उनका इतना टफ ड्रॉ था कि वो भी, मतलब जो नेक्स्ट मैच आया वो नंबर 1 से ही हो गया उनका। उन्होंने कोशिश पूरी करी थी, बट ये बॉक्सिंग में होता है। सौरभ, आप कभी भी आप बॉक्सिंग को फॉलो करोगे ना, तो उसमें आप देखना जो रैंक्ड होते हैं ना, या नंबर इन सीड्स प्लेयर होते हैं, उनको एक एडवांटेज रेफरी के द्वारा दिया जाता है इंस्टेड ऑफ वेरी। और यार बॉक्सिंग में पता नहीं, मेरे को निशांत का बहुत डिसअपॉइंटमेंट लगा था। अब हमें नेक्स्ट मैरी कॉम चाहिए। अब मेरे को निखत में दिखता था वो, होपफुली निखत इससे सीख के ऑब्वियसली लेके आएंगी। बिल्कुल, हम वेरी सभी की यही डिसअपॉइंटेड इन उम्मीद है। और बॉक्सिंग, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ इनके है। अलावा भी दो बॉक्सर्स हमारी थी फीमेल कैटेगरी में, वो भी क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची पर आगे नहीं पहुंच पाई। मेडल मैचेस, हमारे बॉक्सर्स नहीं 3 या पहुंच 4 पाए। बॉक्सर्स ने मेडल मैचेस मतलब एक मैच जीतना था, मेडल कंफर्म था, बट वहां जाके नहीं हो पाया क्वार्टर फाइनल के बाद। बॉक्सिंग ऐसा स्पोर्ट है जिसने मल्टीपल मेडल्स इंडिया को दिए हैं। पहले भी विजेंद्र सिंह जीते हैं। मैरी कॉम की आपने बात की, फिर रहा लवलीना बोरगोहाइन मैरी हमने कॉम। देखा। बिल्कुल, अब तो इस बार अगेन नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, बट मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्पोर्ट की हम बात करें, आर्चरी की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट अब मैं कहूँगा कि आर्चरी में था। हम्म। आपको क्या लगता है? आरसी पे तो आपने फुल वीडियो भी बनाया है, स्पोर्ट्स लैब पे अवेलेबल भी है वो, कि आपने पूरी, आप खुद बिल्कुल। एक तरीके से आप शूटिंग काफी फॉलो करते हो, आर्चरी काफी फॉलो करते हो, तो यू नो व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स। बट यार प्रॉब्लम यही है ना कि हम कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लें, चाहे एक खिलाड़ी है उसको रियलाइज कर, देखो सौरभ, इवेंचुअली खिलाड़ी जाता है और वही परफॉर्म करता है। चाहे आप बेस्ट कोचेस ले आओ, बेस्ट फैसिलिटीज दे दो, मैं एक सब कुछ आप थोड़ा बहुत सा अच्छा कर दो, बैकड्रॉप बट दे एक देता हूँ खिलाड़ी जो जाएगा मैंने। उसकी मैं बिल्कुल, मैं एक थोड़ा सा बैकड्रॉप दे देता हूँ जो हम्म, मैंने द स्पोर्ट्स लैब पे रील बनाई है, उसी का बैकड्रॉप दे देता हूँ। आर्चरी में क्या घटित हुआ इस ओलंपिक से पहले। पिछले 1 साल की बात करें तो कोरिया से स्पेशल कोच हमने हायर किया था, बैकवॉन्ग की, जो कि स्पेशली ओलंपिक्स को देखते हुए हमने किया था। और पिछले 1 साल में हमारे आर्चर्स ने मल्टीपल मेडल्स जीते हैं, मल्टीपल टूर्नामेंट्स जीते हैं। हमारी मेंस टीम की बात करें अंकित भाई, तो वर्ल्ड नंबर 2 है इस वक्त।
वर्ल्ड नंबर 2 कोरिया के बाद अगर पूरे दुनिया में अगर कोई टीम है तो वो भारत की टीम है। ओलंपिक आते हैं, 4 दिन पहले बैकवॉम की भी पेरिस पहुंच जाते हैं, फिर वहां जाके उनको पता चलता है कि एक्रेडिटेशन नहीं है सर आपके पास। आप अपना होटल ढूंढिए, आप अपना स्टेडियम में टिकट लीजिए, खरीदिए, आके बैठिए, दूर से बताइए जो भी बताना है, आपको एक्रेडिटेशन नहीं दे रहे हैं। जबकि 4 कोचेस को एक्रेडिटेशन दिया गया, वो क्यों नहीं दिया गया स्पेशलाइज्ड कोच को, वो तो एक अलग ही बात है। फिर उनको वापस बुला भी लिया गया आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि हम आपका खर्चा नहीं उठा सकते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज थे। बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले ये छोटी-छोटी बातें यही तो हर्ट करती है इंडिया को बार-बार, और ये हमें फिर से देखने को मिला। अ, धीरज बॉम्बेदेवरा की बात करें, गज़ब के शूटर हैं, गज़ब गजब के। गज़ब के आर्चर हैं। वर्ल्ड नंबर 12 है, और मतलब आर्चरी में टॉप 15 कोई भी किसी भी दिन किसी को भी हरा सकता है। तो हमने ये बार-बार देखा, हमने देखा कि कैनेडियन आर्चर के साथ जो उनका मुकाबला हुआ वहाँ पे लास्ट के 6 के 6 उन्होंने 10 मारे और धीरज ने 5 10 और 1 9 मारा, बराबर वो मुकाबला था। और जो डॉट के पास मारता वो मुकाबला जीतता। उस दिन कैनेडियन आर्चर आई का दिन थिंक था, वो 7वां एरो भी उन्होंने पास में मारा। आई थिंक द जी, तो बेस्ट द जो सबसे बड़े प्रोस्पेक्ट इंडिया के निकल के आए ना वो धीरज ही आए हैं। मुझे इस आर्चरी पूरी ओलंपिक में लगा। हाँ, हाँ मतलब अभी तो वुमेन्स टीम की भी बात करनी बाकी है, मतलब दीपिका कुमारी भी वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी है। तो आप कम से कम 3 में तो आइए कि आप ब्रॉन्ज मेडल तो हाँ लीजिए, आप मेडल का मैच तो खेलिए। आपने पहले ही दिन क्वालिफिकेशन राउंड जब होता है, जब सारी टीमें वो आर्चरी करती है एक साथ, तो उसमें आप टॉप 8 में पहुँच गए, क्वार्टर फाइनल में पहुँचे। फिर आपने क्या किया क्वार्टर फाइनल में? आप सारे मैचेस क्वार्टर फाइनल सारे में हार मैच गए। आ रहे। और सेमीफाइनल में हमारे धीरज और आई थिंक दूसरी एक हाँ, लड़की जो धीरज और अंकिता वहाँ पे आप 4 मार रहे हो, अंकिता 6 मार रहे वो हो। आप दो मैच मिले हैं आपको। ठीक है। मतलब क्रम्बलिंग आप अंडर पहले द प्रेशर। हाँ सेमीफाइनल भी हारे हो, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल का मैच भी हार गए आप लोग पहले, फिर उसके बाद आप यूएस की टीम से भी हार गए। तो प्रॉब्लम सौरभ ये नहीं है कि उनको तीर चलाना नहीं आ रहा है या उनको आर्चरी करनी नहीं आती। प्रॉब्लम है उनका मेंटल लेवल। वो वो उस बड़े स्टेज पे जाके वो फॉल्टर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मेंटल स्ट्रेंथ जो है उस पर काम करने की जरूरत है। और अब देखो आर्चरी का मैं तुम्हें बताता हूँ, आर्चरी में 2016 से दीपिका कुमारी नंबर 1 थी। पहला उन्होंने ओलंपिक जब खेला था वो पहले राउंड में सारे बाहर हो गए थे। तो उस समय ये बोला गया था कि पहला इतना फोकस आ गया, मीडिया अटेंशन आ गई, दीपिका का नंबर 1 थी, तो ये सब चीजें बोल के वो लोग आ गए। बट दिस इज द थर्ड ओलंपिक्स दैट शी इज इनटू। और यहाँ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि यार मैं 2 ओलंपिक खेल चुकी हूँ, मेरा तीसरा ओलंपिक है, मुझे यहाँ पे एक मेडल लेके आना ही है। दिस इज वॉट पीपल नीड। अभी आप एक मेडल लेके आओगे ना, 4 लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम आर्चरी के साथ है कि उनका मल्टीपल फ्लेयर, और अपार्ट फ्रॉम धीरज आई डेंट सी एनीवन। अंकिता के एक थ्रो तो आई थिंक अंकिता का ही 4 लगा था। बिल्कुल, मतलब बड़ा ही शॉकिंग था जो जिस 4 अंदाज अगर में। आप मारोगे। तो हमारे जो इंडिविजुअल कई इवेंट्स हुए आर्चरी में, उसमें तो आई थिंक अंकिता ने एक बार तो 4 ही मार दिया था। अब अगर आप वर्ल्ड स्टेज पे जाके 4 मारोगे और आपके जो साथ जो आपका कोचिंग स्टाफ है वो कह रहा है कि ये कभी प्रैक्टिस में 4 नहीं मारते, सो इट इज मोर अबाउट कि आपका मेंटल स्टेट कितना है। और सौरभ आपने एक चीज और देखी, मुझे बताना इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत, या मेरा देखने का नजरिया यही है, जैसे ही कोई प्रेशर वाला जो शॉट आता है उधर हमारे आर्चर्स ने हमेशा स्ट्रगल किया है। ये मुझे एक पर्सनल लगा सारे मैचेस में। आपका क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, मतलब आप देखते हैं कि एक साथ मारते हैं। मतलब मैं बात करूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी टीम है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए की टीम है, तो वो एक स्पॉट चूज़ करते हैं, उनका एक एरो जहाँ जाता है तो आप देखते हो एक सिमेट्री होती है, मतलब या तो तीनों एक लाइन में होंगे, मतलब वो 9 भी होगा तो वो एक सिमिलर लाइन में होगा या सिमिलर सिमिलर लाइन में डायरेक्शन हो में रहा है। होगा, या फिर उसके ऊपर होगा या फिर उसके नीचे होगा या फिर उसके दाएँ-बाएँ होगा, यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। पर हमारे आर्चर्स का हमने देखा कि एक आप यहाँ मार रहे हो, दूसरा आपका वहाँ ये जा रहा दूसरा है, साथ। तीसरा। हाँ, तो या तो मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस भी नहीं बोल सकते, आपके आर्चर्स इतने पूरी दुनिया में जाके खेलते हैं, वर्ल्ड नंबर 2 आपके आर्चर्स हैं, और मतलब आप उनसे उम्मीद नहीं रखोगे मेडल की, तो आप किनसे उम्मीद रखोगे? किससे रोका?
और एक मैच में हम क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे इंडोनेशिया से, तो इंडोनेशिया की लड़की ने 8 मारे, शी वॉज वेरी एक्सपीरियंस आर्चर, उसने 8 मारा, हमें 9 चाहिए था, हमने 7 या 6 मार दिया, 7 या 8 ही मार दिया। तो इतना इजी 9, तो यार मतलब कि जीता हुआ मैच हम लोग। फिर और जब मेन शॉट आया उसके बाद उसमें हम लोग, तो तुझे पता ही है 7 मारते हैं हम लोग। तो आर्चर्स का मोस्ट डिसअपॉइंटमेंट अगर कोई स्पोर्ट रहा ना, वो मतलब आर्चरी रहा है। वही वही बात है ना, फिर से घूम फिर के जहाँ से हमने आर्चरी का डिस्कशन स्टार्ट किया कि शायद अगर बैकबोन की वहाँ होते मौजूद, तो वो आप उनसे डिस्कस करते, आपको वो बताते, क्योंकि वो 2 बार कोरिया को गोल्ड मेडल जिता चुके हैं 2012 में, तो कुछ तो आता होगा उनको, तो आप लाते तो सही उनको मैदान के अंदर, कुछ आपके आर्चर्स उनसे बात हम्म। करते, सीखते, अंडर द प्रेशर ऐसे क्रम्बल कम से कम नहीं होते। और कोरियन आर्चर्स को देखो आप, और कोरियन आर्चर्स को देखो आप यार, कितने जबरदस्त आर्चर होते हैं। मतलब मुझे पहले ही पता था कि कोरियन हमेशा तगड़े आए हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंसी उनकी आर्चरी में है, वो भी वही शॉट मार रहे हैं, आप भी वही खेल रहे हो। हम्म। अगर आप इतने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत रहे हो, तो कम से कम आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि यार, नाउ, पता है पहले कोई क्वेश्चन नहीं करता था कि ठीक है, वी आर जस्ट गोइंग फॉर पार्टिसिपेशन, इतना पीछे से पुश नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। बट नाउ थिंग्स हैज चेंज, अगर आप कुछ भी अच्छा करके आओगे तो पीपल विल बैक यू। ऐसा नहीं है, अगर आप ओलंपिक्स में अच्छा कर रहे हो बिल्कुल। तो आपका एक पूरे इंडिया आपको देख रहा है। आर्चरी तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट इस बार आर्चरी से हुआ है। बिल्कुल इस बार मतलब अब तो आपके पास एसोसिएशन अच्छी खासी है, आपके पास टॉप्स की स्कीम है, आपके पास साई है हेल्प करने के लिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट है, मतलब क्या कुछ नहीं है आपके पास। मतलब वहाँ अगर आप जाओ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सारे लोग वहाँ पे बैठे हैं, पीटी उषा वहाँ पे है, अगेन शेफ डे मिशन गगन नारंग वहाँ पे। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको वहाँ कुछ भी मिल सकता है, आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है, आपको बस वहाँ जाके परफॉर्म करना है। अ, यहीं मैं अगर अंकित भैया। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट रहा यार आर्चरी का। मतलब इतना फैसिलिटी सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम मैच हार के आ रहे हैं, हम एक मेडल तक नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो इट इज अब कहीं ना कहीं तो सवाल पूछे जाएंगे ही। मतलब बट धीरज, आई थिंक एक ब्राइट प्रोस्पेक्ट हमें मिले हैं, अच्छे आर्चर है, और अगर उन पे हम काम करते हैं, हाँ, उनके मेंटल स्ट्रेंथ पे हम काम करते हैं, तो आई थिंक एक अच्छा आगे रिजल्ट हमें मिल सकता है। बट मेंटली बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा स्ट्रेंथ पे। बिल्कुल। मतलब नथिंग अगेंस्ट आर्चरी, मतलब इतना भी वो यस। नहीं है, बट हम सबकी उम्मीद थी मेडल की, और जो 10 का जो मैजिकल आंकड़ा है, 10 मेडल्स का, वहां तक अगर भारत को पहुंचना है तो आर्चरी का बड़ा रोल होगा उसमें, क्योंकि आर्चरी में आपके पास बहुत सारे मेडल्स की आपको उम्मीद है। आपके पास आप, क्योंकि मेंस का अलग होता है इवेंट, वुमेन्स का अलग होता है, टीम के 2 इवेंट अलग होते हैं, मिक्स टीम का इवेंट अलग होता है, तो आपके पास 5 गोल्ड मेडल के इवेंट्स होते हैं आर्चरी में, तो ये बहुत बड़ी बात है। टोटल 15 मेडल ऑन स्टेक है, तो वहाँ अगर आपके 3-4 मेडल आ जाते हैं तो एक बढ़िया चांस होता है इंडिया का। यस, डेफिनेटली। कमिंग बैक, खत्म करते हैं आर्चरी को। अब नेक्स्ट स्पोर्ट अंकित भाई, फ्रॉम द टेबल टेनिस लो। डिसअपॉइंटमेंट। बिल्कुल टेबल टेनिस ले लेते हैं, चलिए, मैं तो शूटिंग ले रहा था वैसे, टेबल टेनिस ले लेते हैं। फ्रॉम द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ आर्चरी टू समथिंग, समथिंग टू एक ब्राइट नो, लाइट हमें ब्राइट टेबल लाइट। टेनिस में दिखी है। हाँ। नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स हमारे एथलीट्स कभी टॉप 8 में पहुंचे, क्वार्टर फाइनल में या राउंड ऑफ 16 में पहुंचे टेबल टेनिस में। वुमेन्स की बात करूं, मेंस में तो वहाँ भी डिसअपॉइंटमेंट रहा है। वुमेन्स की अगर बात करें, सबसे पहले तो मनिका बत्रा, फर्स्ट एवर फीमेल एथलीट जो राउंड ऑफ 16 में पहुंची टीटी की, बहुत बड़ी बात है। फिर उन्हीं को फॉलो किया श्रीजा आकुला ने, वो भी राउंड ऑफ 16 में पहुंची। और फिर वुमेन्स टीम की बात करें तो वहाँ तो एक अलग ही हिस्ट्री रही, तो क्वार्टर फाइनल तक हमारी टीम ने सफर तय किया टेबल टेनिस के अंदर, जहां हम कहीं राउंड ऑफ 64 में भी नहीं टिकते थे, कहीं पहले ही दिखते निकाल थे। दिए जाते थे। तो कितने बड़े पॉजिटिव चेंज है अंकित भाई। अच्छे चेंज है, और क्वार्टर फाइनल तक आना। मिक्स हम लोग वुमेन्स वाली टीम को भी लेके आए, मिक्स में भी पहुंचे हम लोग, इंडिविजुअल में भी पहुंचे। श्रीजा एक अच्छा नाम निकल के आई है, जो कि मनिका बत्रा को तो लोग जानते थे पहले से, बट श्रीजा को इतना लोग नहीं जानते थे। बट उन्होंने भी बहुत जबरदस्त मैच जीता अपना, जो उन्होंने आई थिंक सिंगापुर के अगेंस्ट जो मैच जीता था उन्होंने, हम्म। श्रीजा ने, जो उनके श्रीजा कुला ने बर्थडे वाले दिन अपने।
बट जबरदस्त अच्छा है, एक स्टेप हम आगे बढ़े, बट अब उसको कैसे हम आगे लेके जाएं, अगले 4 साल का वही फोकस रहेगा। 2026 में एशियन गेम्स भी हैं, उसके बाद कॉमनवेल्थ तो आई थिंक होंगे नहीं होंगे वो पता नहीं है अभी, बट जो भी है हम लोगों को बस आगे बढ़ते रहना है। अब प्लेयर्स आ गए हैं, फैसिलिटीज आ गई हैं, और टेबल टेबल टेनिस के प्लेयर्स का नाम भी होने लग गया है। मनिका बत्रा का अच्छा नाम हो गया है, शीजा का बिल्कुल। और होपफुली अच्छा होगा। इवन इवन इंडिया में लीग भी होती है अब तो, यूटीटी अब लीग अल्टीमेट आती है, टेबल यूटीटी टेनिस। की लीग भी है। तो इवेंचुअली आई बॉल्स भी आ रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, प्लेयर्स आएंगे तो देखिए पैसे भी आएंगे, आई बॉल्स भी आएगा, वो सब चलता रहेगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नाउ वी आर competing, at least we are competing with Japanese, China and इंडोनेशिया, सिंगापुर। ये जो टेबल टेनिस के जो पावर हाउसेज है ना, स्पेशली चाइना, चाइना और जापान आई थिंक। तो बिल्कुल अंकित भाई का शायद नेटवर्क का इशू है, तो अगर वो बात कर रहे थे वहाँ पे कि जो पावर हाउसेस है टेबल टेनिस की, चाइना, जापान, कोरिया, वहाँ तक पहुँचने में इंडिया को अभी भी टाइम है, बट हमने पूरा टक्कर दिया है उनको। अंकित भाई फिर से ज्वाइन हो चुके हैं इस बार, और पूरी टक्कर दी है हमने। वुमेन्स में अगर बात करें, हमारी लड़कियों ने पूरा दमखम दिखाया है मैट पे, टेबल पे, बट वहीं अगर मेंस की हम बात करें, अ, तो डिसअपॉइंटिंग रहा है ना। अगर हम डबल्स की भी बात करें मेंस में, और टीम इवेंट में सबसे पहला ही मुकाबला आपका चाइना के साथ हो जाता है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। और अंकित भाई, इफ यू कैन लिसन, चाइना के ऊपर बात कर रहे हैं हम, इंडिया वर्सेस चाइना, जो पहला ही मुकाबला हो गया था मेंस टीम में। क्या हुआ? अ, चाइना वर्सेस इंडिया जो पहला ही मुकाबला हो गया था मेंस टीम के अंदर, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर टिप्पणी आपकी। चाइना वर्सेस इंडिया मैच टीम में हो गया था, और पहले मैच में हम हार गए थे। शरद कमल जो थे हमारे बड़े बड़े प्रोस्पेक्ट थे, तो वो हम हार गए थे। बट यार ये टेबल टेनिस में कम से कम आगे बढ़ा जा रहा है, कि लीग भी आ रही है, तो आई थिंक ओवरऑल ठीक है। आगे बढ़ते रहना है, बस यही हमें कोशिश करनी है कि नए खिलाड़ी आए, और कैसे हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बॉडी मूवमेंट बहुत फास्ट चाहिए, हैंड्स मूवमेंट बहुत फास्ट चाहिए। तो वही चीज़ों पे हमें वर्क करना है। और आई थिंक हमारे पास प्लेयर्स हैं अब जिनका थोड़ा बहुत नाम भी हो गया है। तो होपफुली नेक्स्ट ओलंपिक तक हमारी टीम और बेटर होगी, और हम ज़्यादा अच्छा compete कर पाएंगे जापानीज से, चाइनीज से, सिंगापुर, और जो अदर पावर हाउसेज हैं टीटी के, उनसे। बिल्कुल। और टीटी एक ऐसा गेम है जो इंडिया में काफ़ी खेला भी जाता है। और वहीं अगर हम हम्म। बात करें, उस मैच में माल लॉन्ग भी मौजूद थे, जो कि मतलब अगर मैं क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊं, तो सचिन तेंदुलकर आप उनको बोल सकते हैं टेबल टेनिस का। वो भगवान है चाइना के अंदर टीटी के, और चाइना में टीटी वैसा ही है जो इंडिया में एक क्रिकेट है। मा लॉन्ग थे, एक एक चैन लॉन्ग का नाम सुना है आपने? चैन लॉन्ग। बिल्कुल, वो तो पुरानी बात है, बट अंकित भाई, एक और चीज़ है ना चाइना के साथ, मतलब टीटी के अंदर हम हमेशा देखते हैं कि हर बार हर ओलंपिक में एक नया एथलीट आता है उनका मेन सिंगल्स में, और गोल्ड हमेशा जीत के ले जाता है। वो तो हमारे जैसे क्रिकेट है ना, ऐसे ही है वहाँ पे। बिल्कुल एक फैक्ट्री लगी हुई है वहाँ पे। तो बिल्कुल। प्लेयर्स आते रहते हैं। फैंजेंग डोंग की भी मैं बात करूँ, जो मेंस में गोल्ड जीते, और शरद कमल ने उनको पहला गेम हराया था वहाँ पे। और मैं तो पूरी उम्मीद हाँ। के साथ बैठा था कि कुछ अगर उलटफेर हो सकता है तो शरद कमल आज बदला लेंगे। पहला गेम हराया भी था उन्होंने। फिर मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, फिर उन्होंने लगातार 3 गेम स्ट्रेट जीत गए वो। तो वहाँ टेबल टेनिस का सफ़र खत्म हुआ, बट वुमेन सेक्शन में ब्राइट लाइट हमें ज़रूर देखने को मिली। नहीं, मूविंग ऑन, डेफिनेटली। थोड़ी अच्छी स्पोर्ट की बात कर ले, मतलब जिसमें हमें दोनों को मजा आया थोड़ा। शूटिंग की बात कर लेते हैं, मतलब 3 मेडल्स, तीनों ब्रॉन्ज, बट एटलीस्ट मेडल्स, क्योंकि 2020 में हमने देखा टोक्यो में कि शूटिंग ने मेडल नहीं दिलवाए हमें, 2016 में भी नहीं दिलवाए। बट उससे पहले की हम बात करें तो एक हिस्ट्री रही है शूटर्स की इंडिया से। अ, हमेशा 2008 में अभिनव बिंद्रा, उससे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2004 में, फिर 2008 में भी विजय कुमार का सिल्वर आपको याद होगा, गगन नारंग का ब्रॉन्ज आपको याद होगा। और उसके बाद अब स्वप्निल कुसले, मनु भाकर, सरबजोत सिंह,
ये तीनों नाम भी हिस्ट्री के अंदर। और सबसे पहले स्ट्रेट ऑन मनु भाकर, वन ऑफ द आई थिंक ग्रेटेस्ट एथलीट फ्रॉम ग्रेटेस्ट, इंडिया। बिल्कुल। और इस ओलंपिक्स में तो उनका मुकाबला ही नहीं था, जिस तरीके से उन्होंने शूट किया, और जो उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ था ना, जो प्रेशर पॉइंट्स पे जो उन्होंने शूट किया है, वो कमांडेबल था। बहुत जबरदस्त कंपटीशन था उस दिन कोरियंस के साथ, उन्होंने अच्छा शूट किया, और चाइनीज भी बहुत अच्छा कर रहे थे शूट। लेकिन मनु ने करके दिखाया, एक बार नहीं 2 बार करके दिखाया। और जिस तरीके का 2020 में टोक्यो में उनके साथ हुआ, जो गन फेलियर उनका हुआ था, उसके बाद हम्म, उन्होंने जो शूट किया है यार, दिल जीत लिया। मतलब मतलब मैंने खुद ने हाँ, उनके देखा है, दिल मैं जीत लिया चाहता हूँ उन्होंने। थोड़ी इस पे डिटेल पे बात करो आपकी, जो 2020 में उनके साथ जो हुआ, और एक कमबैक की हम बात करते हैं। बिल्कुल। यार आप एक चीज बताइए, आप 4 साल मेहनत कर रहे हो, और जब पॉइंट पे आके आपकी गन वर्क करना खराब कर देती, तो आप कितने परेशान हो जाओगे उस समय। आपके पास कोई हेल्प करने वाला नहीं है, सबने मना कर दिया। शी वॉज सो डिसअपॉइंटेड, बट उसके बाद, उस एंड दैट टू, डिसअपॉइंटमेंट के बाद, एक एक चीज ऐड कर दो इसमें, एंड दैट टू एट द एज ऑफ 18 और 19 इयर्स। 18 और 19, सो यू प्रिपेयर एंड देन यू गेट फेल्ड। इट इज जस्ट लाइक कि यार, मतलब गन चलना बंद होगी। और कितना कितना अजीब है, गन चलना बंद होगी, जिसके लिए, जिसके साथ आप सारे दिन रहते हो, उस दिन उसी ने आपको फेल कर दिया। और उन्होंने यहाँ तक बोला कितना था कि बड़ा मैं दिन, शूटिंग करना मतलब छोड़ दूं ओलंपिक्स ऑन द मुकाबले डे, के अंदर ही वो बंद होनी थी। वो बंद होनी थी। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड भी किया कि मैं आगे शूटिंग नहीं करूंगी, कुछ ऐसा हुआ, बट शी केम बैक। और इस जिस तरीके से उन्होंने शूट किया है, ऑफ टू, क्योंकि शूटिंग एक ऐसा गेम निकला है तो बहुत टफ है, बहुत टफ स्पोर्ट है। और जो लास्ट स्ट्रोक, जो वहां पे जो क्वालिफिकेशन से फिर लोग बाहर होते जाते हैं ना, जिस तरीके से, वो इतना टफ होता है कि आपकी कंसंट्रेशन लेवल मिस हुआ और आप गए बाहर। वो लास्ट में यही चलता है। बट हेड्स ऑफ टू मनु, व्हाट व्हाट अ गर्ल शी इज। मतलब क्या शूटिंग किया है, मतलब जबरदस्त, मतलब मजा आ गया उनको देख के। बिल्कुल अमेजिंग, मतलब 3 जगह वो गई, 3 इवेंट्स में, 2 में ब्रॉन्ज और एक में 4th प्लेस फिनिश। तो मतलब क्या बोले, मतलब ऐसे एथलीट वो भी दूसरे वंस नंबर इन अ पे थी, वाइल। वो 4th प्लेस भी है। जी बिल्कुल, और ऐसे एथलीट वंस इन अ वाइल ही आते हाँ, हैं। लेकिन और सौरभ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ से मनु को 2028 की तैयारी करनी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि अब जो उनके साथ, जो अब अभी वो जब पेरिस से वापस आएंगी, तो अगले 2-3 साल, 4, 8, 10 महीना जो है, वो बहुत ही ऊपर जाने वाले हैं उनके। क्योंकि बिल्कुल बहुत ज्यादा उनको अटेंशन मिलेगा, सब कुछ होगा, तो उधर से वो कैसे निकल पाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए। तो इसीलिए हमें ऐसे कोचेज, ऐसे लोग उनके साथ लगाने पड़ेंगे, जो उनको इस इस तरीके की चीजों से निकलने में उनको मदद करें। और 2028 में, क्योंकि परफॉर्मेंस देना, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना, वो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। और खिलाड़ी को इस लेवल पे समझने, आई थिंक समझना चाहिए कि अब जो आगे आने वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हो गया वो हो गया, लेकिन उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और मनु भाकर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ जाएंगी 2028 में। और उससे पहले भी हम बात करें, जैसे आपने बोला कि जब वो इंडिया में आएंगी तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट उनको करने होंगे। हमने कल परसों ही देखा कि KFC इंडिया ने तो ऑलरेडी उनके साथ कोलैब कर लिया है। 2 दिन जो वो इंडिया आई उसके अंदर। और अगर फिर से हम बात करें, अर्जुन बबूता, एक ऐसा नाम, सेकंड पे चल रहे थे, शायद वो वो तकदीर में नहीं बहुत लिखा था विस्कर, उस दिन। वो अ, विस्कर यार, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट था वो। जी बिल्कुल, मतलब हार्ट ब्रेक सा हो जाता है, अब जो देखता है उसी का भी हार्ट ब्रेक हो जाता है कि यार, अगर वो 3rd प्लेस फिनिश होता तो शायद हिस्ट्री बुक्स में नाम होता। हम जब भी पेरिस ओलंपिक्स की बात करते हैं अर्जुन बबूता का नाम जरूर लेते, बट 4th पे कोई याद भी नहीं रखेगा आपको। बिल्कुल, वो बहुत हार्ड ब्रेक था उस दिन। वो इतना बढ़िया शूट किया उन्होंने, अर्जुन ने, और वो लास्ट में रह गया। देखिए वही होता है ना, उस दिन मनु का भी सेकंड से एकदम फोर्थ पे आ गए हो। तो शूटिंग इतना, द विस्कर यू मिस, इट्स गॉन। एक शॉट आपका पूरा आगे का पूरा वो तय करता है। अर्जुन का हार्ट ब्रेक था, मनु का हार्ट ब्रेक था। आई थिंक सरबजोत अगेन, व्हाट अ शूटर, बहुत जबरदस्त शूटिंग किया उन्होंने भी। एब्सोल्युटली। स्वप्निल ने जबरदस्त शूटिंग किया उस दिन। मतलब जो जीते हैं ना, वो भी बहुत लड़के जीते हैं यार, उसकी वैल्यू हमें करनी चाहिए। वो बिल्कुल बंदे इंडिविजुअल्स बहुत में भी, प्रेशर वो गेम है।
जी, इंडिविजुअल्स में भी हम बात करें तो बहुत ही क्लोज मिसेस भी रहे हैं हमारे फाइनल्स में। 9th प्लेस फिनिशेस भी बहुत रहे हैं। टॉप 8 आपको हम बताएँ कि क्वालीफाई होते हैं फाइनल के लिए। 9th प्लेस हम्म। फिनिशेस भी रहे हैं। रमिता जिंदल की मैं बात कर लूँ, अ एलानी वलारिवन, जो गुजरात की जो शूटर है उनकी बात गुजरात करें। की है। बहुत ही क्लोज मिसेस भी रहे हैं वहाँ पे, और वो इंचेस का भी फासला नहीं होता है वो, मतलब आपको देना पड़ेगा कि यार वो दिन ही नहीं था हमारा शायद। बट ब्राइट एक शुरुआत हमारे शूटर्स ने किया आगे आने वाले ओलंपिक्स के लिए, आगे लेकिन आने वाले सौरभ, गेम्स के लिए। शूटिंग में भी हम ठीक है मेडल्स लेके आए हैं, बट शूटिंग से हमें और एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्योंकि एशियन गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम्स हो या कोई बड़ी शूटिंग टूर्नामेंट हो, हमारे शूटर्स हमेशा अच्छा कर रहे हैं। So now we have got the medals. We have people who have won medals at the international level. Now again step up, step up. That is what requires कि ये consistency चालू हो। जैसे चाइना है, बिल्कुल। जापान है, कोरिया है, यूएस है, बिल्कुल। उनकी और कंसिस्टेंस है, और कंसिस्टेंसी। हाँ, मतलब आई थिंक कि अगर ये जो 3 मेडल लेंगे, ये शायद वो फ्लड गेट्स ओपन कर देंगे अब, क्योंकि हमने देखा कि 2016 में भी मेडल नहीं आया, 20 में भी मेडल नहीं आया। तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है, क्योंकि आप एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जो जिसने इंडिया को 5 में मेडल्स दिए हैं। तो उम्मीदें रहती है लोगों की आपसे कि यार आप भी शूटिंग में जा रहे हो तो मेडल ज़रूर लेके आओगे। खास तौर पे मनु भाकर जैसी एथलीट से जिनके 2020 में भी बहुत सारी उम्मीदें थी उनसे, टोक्यो में भी एट द एज ऑफ 18-19 की यार वो मेडल लेके आएंगी। वो उस दिन नहीं हुआ, फेलियर हो गया गन का। बट द वे शी केम बैक, द वे शी गॉट दोस 2 ब्रॉन्ज फॉर इंडिया। और अब मुझे लगता है कि अब फ्लड गेट्स ओपन हो गए हैं। देखेंगे अगले ओलंपिक्स में, इस बार होपफुली। 21 शूटर क्वालिफाई हुए हैं। अगली बार मुझे लगता है कि ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है। शूटिंग के अंदर बहुत सारे शूटर्स आप देखेंगे इंडिया से क्वालिफाई होकर हम्म। ओलंपिक्स में जाते हैं। मेरे को भी चाहिए यार, शूटिंग हमारा एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट बन गया है ऑलरेडी, और ऑलरेडी है 15-20 साल से। तो अब हमें उसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है। बहुत अच्छे मेंटलिस्ट है, अभिनव बिंद्रा भी है हमारे पास, जो एक बहुत ही समझदार लगता है मुझे, बहुत समझदार इंसान है, और उनको पता है कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में कैसे आगे लेके जाना है टीम को। हमारे पास बहुत सारे शूटर सब आ गए हैं जो कि बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन्स को जीत के आ रहे हैं या उनमें अच्छा करके आ रहे हैं। तो 9-21 हुए हैं, अगली बार 30 होने चाहिए। वही हमें लेके जाना है, कैसे वो करना है उसी पे वर्क करना है। फिंगर्स क्रॉस, बिल्कुल। ज़रूर बढ़ाना है हमें वो संख्या और प्लेयर्स की संख्या भी, क्योंकि 117 एथलीट बहुत कम एथलीट होते हैं एक 1.5 बिलियन के देश से क्वालिफाई होकर जाने वाले। तो कम से कम हमें अगले ओलंपिक्स को 200 टारगेट करना पड़ेगा। नहीं तो 180 200 तो 180 तो करना ही करना पड़ेगा। अ, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट, अगर मैं लूँ स्विमिंग ले लेते हैं। 14 साल की हमारी एक स्विमर ने वहाँ पे इतिहास रचा है, इंडियाज यंगेस्ट स्विमर दीनिधि देसिंगू। और नटराज मेंस में दोनों ही अर्ली एग्जिट, दोनों के लिए फर्स्ट हीट से आगे नहीं बढ़ पाए वो। अ, क्या लगता है आपको, मतलब स्विमिंग में बहुत सारे मेडल्स हैं ओलंपिक्स में, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर पाएँ, बता पाएँ कि यार मतलब वैसी फैसिलिटीज़ हमारे इधर भी है, स्विमिंग पूल्स, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल हमें बार-बार देखने को मिलते हैं। अगर दिल्ली, गुड़गाँव में तो काफ़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स में, रेज़िडेंशियल बिल्डिंग्स में भी हमें ये देखने को मिलता है कि यार ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल वो बड़ा-बड़ा लिखते हैं कि एमिनिटीज़ के अंदर। तो प्लेयर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? स्विमर्स क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि हम स्विमिंग को एज अ हॉबी ले रहे हैं, स्विमिंग एज अ स्पोर्ट हम नहीं बहुत ले बड़ी रहे। बात है, बहुत बड़ी ये बात है। हॉबी अगर आप हॉबी के लिए करोगे। अच्छा सौरभ, तुमने एक चीज देखी है, चलो स्विमिंग पे लिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पे कितना वॉलीबॉल खेला जाता है, आप देख लो हर बहुत खेत में ज़्यादा, वॉलीबॉल। बहुत ज़्यादा बहुत ज्यादा। गाँव-गाँव में। गांव गांव में क्यों नहीं है हमारी वॉलीबॉल की टीम? क्योंकि हम हॉबी ले रहे हैं ना। हम हॉबी के लिए तरीके से खेलते हैं, हम हारते जीते हमें फर्क नहीं पड़ता है। स्विमिंग हर इंडियंस को 90% लोगों को आती है, गांव गांव में लोग हौद में कूद रहे हैं, बट हम ओलंपिक्स का चैंपियन नहीं निकाल पा रहे। देखिए, उसको हॉबी से लेके कंसिस्टेंसी पे जाना पड़ेगा, डाइट कंट्रोल सीखने पड़ेंगे। लेवल कितना ज्यादा अप है वहां पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस और चाइनीज भी निकल के आ रहे हैं, यूएस के स्विमर्स बेस्ट आते हैं एक्वाटिक्स में, वो लोग छोड़ेंगे ही नहीं आपको। तो वहां आप हाँ, अब तो वो चीजें हॉबी से लेकर जब आप इनको प्रोफेशनली लेके जाओगे, मुझे आई एम श्योर इंडिया में स्विमर्स निकल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगेन, दिल्ली गुड़गांव तक सीमित नहीं रहना है। वो जो बिल्डर्स बना के देते हैं वो सब चीजें नहीं है, वो बहुत अलग लेवल है यार वहाँ पे। आपको बटरफ्लाई स्ट्रोक 4-5 तरीके की उनकी वो होती है। फिर उसके अंदर स्टेमिना सबसे ज्यादा आई थिंक स्विमिंग में चाहिए।
तो आप बचपन से ही उस हिसाब से चलना पड़ेगा अगर हमको चाहिए तो, अच्छे मेडल्स अच्छे प्लेयर्स निकालने हैं तो। बिल्कुल एक डिसअपॉइंटिंग रहा वहाँ पे दोनों के लिए, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं है, एटलीस्ट पहले एक भी नहीं होता था, अब दो तो आए कम से कम, एक लड़का लड़की क्वालिफाई तो कर रहे हैं, फिर भी तो मतलब इट्स अ एटलीस्ट ब्राइट स्पॉट आपको आल्सो। नेक्स्ट राउंड तक तो आप क्वालिफाई करते, फर्स्ट हीट में बाहर होना तो डिसअपॉइंटमेंट ही रहेगा। अ, यस। एक बार जिंदल ने बहुत अच्छी बात कही है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं हम। और इससे पहले कि मैं एक नई स्पोर्ट पे आऊँ, मुझे याद आया कि स्कीट शूटिंग जो मिक्स्ड इवेंट था, वहाँ भी हमारी टीम फोर्थ आई थी, और हमारे लोकल बॉयज थे, हमारे शहर के जयपुर के अनंतजीत सिंह नरूका और नरुका राजस्थान और की महेश्वरी चौहान, महेश्वरी। दोनों हाँ। वहाँ पे मौजूद थे, और बड़ा ही क्लोजली कॉन्टेस्टेड मुकाबला हुआ था। वो 43-44 से फोर्टी एक फोर पॉइंट से लीड चाइना हमारा से था। आ गए थे हम लोग। यार वही तो बोल रहा हूँ, इस बार इतने फोर्थ फिनिशेस हुए ना, वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट चलता रहेगा, थोड़े दिन तक याद रहेगा, ठीक है हम भूल जाएंगे, अभी नेक्स्ट ओलंपिक की तैयारी में लग जाएंगे या कुछ और होगा। बट जो फोर्थ जो बंदे भी चाइना से सिर्फ एक पॉइंट से वो उस दिन मेडल रह गया, ऐसे कितने सारे हुए हैं हमारे साथ। मतलब तीन तो हमें शूटिंग में याद है, जो तीन बिल्कुल, ये शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल रह गए हमारे। तो ऐसे बहुत सारे, 3 ब्रॉन्ज बट मेडल रह गए, और 9th प्लेस फिनिशेस भी बहुत सारी थी। नाइस मूविंग ऑन, प्लेस भी बहुत ज्यादा। बिल्कुल मूविंग ऑन, हम बात करते हैं गोल्फ पे, बात कर लेते हैं जल्दी से 2 मिनट के लिए। दो हमारे एथलीट, मेल एथलीट गोल्फ में थे, दो ही फीमेल एथलीट गोल्फ में थी। टोक्यो 2020 का मैं आपको याद दिलाऊं तो वहाँ पे अ, अदिति अशोक फोर्थ अशोक प्लेस फिनिश था। फोर्थ एक प्लेस फिनिश था। ट्रमेंडस लाजवाब अचीवमेंट उनका था वहाँ पे फोर्थ आने के लिए। गोल्फ के अंदर एक ऐसा स्पोर्ट जो इंडिया में काफ़ी एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट माना जाता है, और बहुत ही लिमिटेड लोगों की रीच तक ही वो स्पोर्ट है। वहाँ से निकलना और फोर्थ प्लेस फिनिश बहुत ही ट्रमेंडस एक कमाल का अचीवमेंट था। बट कम पेरिस ओलंपिक्स हमने देखा कि चीज़ें डाउनस्लाइड गई, और दोनों, अगर मैं भुल्लर की बात करूं वहाँ पे मेंस में, जिनसे हमारी उम्मीद थी, वो भी वहाँ कुछ कमाल नहीं कर पाए, और वुमेन्स में भी 30th प्लेस फिनिश और 45th प्लेस फिनिश हमारे रहा। तो अ, बहुत ही सही नहीं बेकार। था गोल्फ के अंदर। अ, उसके बाद टेनिस की बात कर लेते हैं जल्दी से, और टेनिस की मैं बात करूँ तो रोहन बोपन्ना, इंडिया के लेजेंड, वर्ल्ड नंबर 1 अभी हैं, और बालाजी के साथ उनको पेयर किया गया वहाँ पे, और फर्स्ट राउंड वो में बहुत ही फ्रांस की जोड़ी एग्जिट से हो गया। एग्जिट हो गया उनका। और रोहन बोपन्ना पे आप बात करें, रिटायरमेंट भी उन्होंने घोषित कर दिया उसी के साथ, इंडिया के लिए वो नहीं खेलेंगे अब। और क्या कमाल का करियर रहा है। 2016 रियो ओलंपिक्स आपको याद होगा, फोर्थ प्लेस फिनिश सानिया मिर्जा के साथ वहाँ पे मिक्स टीम इवेंट में। लेजेंड फॉर इंडिया, मतलब टेनिस में। यार टेनिस का अगर मैं ओवरऑल देखूं तो अटलांटा में लिएंडर पेस का सबको पता ही है कि आउट ऑफ द स्किन्स जाके उन्होंने जो हम्म। ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे, इकलौता मेडल था तब हमारा। तो वहां पे उन्होंने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद टेनिस में हमारे पास हमेशा अच्छे प्लेयर्स रहे हैं। आप आई थिंक सुमित का भी नाम लेना भूल गए, सुमित नागल है वो। सुमित नागल, तो वो बिल्कुल भी एक मैन बेहतरीन सिंगल्स। प्लेयर थे। वो फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए, बट इज अ गुड प्रोस्पेक्ट, अच्छे खिलाड़ी है, बिल्कुल। खेलते भी अच्छा है, और ठीक ठाक खिलाड़ी है। कमिंग बैक टू रोहन बोपन्ना, एक लेजेंड रहे वो टेनिस के। और रोहन बोपन्ना से पहले भी हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बट वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट जो हमारे अच्छे प्लेयर्स मेडल्स को कन्वर्ट नहीं कर पाए, चाहे वो लिएंडर महेश हो, डबल्स में हम बात करें हमेशा आउट, हम बाहर हो जाते थे। उसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हैं, सानिया मिर्जा आई बीच में, रोहन बोपन्ना आए, बट मेडल्स हमेशा हमसे दूर ही रहे। बट इस बार भी ये हुआ, अर्ली फिनिशेस टेनिस में पहले राउंड में सुमित बाहर हो गए, पहले राउंड में रोहन बाहर हो गए, तो हमारे पास कुछ ज्यादा था नहीं करने को वहां पे। बट अब मुझे नहीं पता टेनिस का क्या हमारे आगे चलेगा, बट सुमित से मेरे को उम्मीदें हैं, एक अच्छे प्लेयर है, उभरते हुए सितारे हैं, रैंक प्लेयर्स को भी उन्होंने हराया है। तो ही इज अ क्लियर प्रोस्पेक्ट, अच्छे खिलाड़ी है, अच्छा दम से खेलते हैं। होपफुली वो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, और ओलंपिक्स के अलावा भी जितने भी इवेंट्स होते हैं, जो बड़े इवेंट्स हैं, जिस तरीके ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, विंबलडन होता है, या फ्रेंच ओपन होता है, बिल्कुल। या यूएस ओपन होता है, उसमें अपना नाम बनाएंगे, तो हमें कुछ आगे आशाएं मिलेगी। बट रोहन बोपन्ना इज अ लेजेंड, वी कैन से ही हैज डन वेल। अभी उन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन ओपन ही जीता था शायद अभी उन्होंने, तो बिल्कुल। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त उनका करियर रहा है। और ऑल द बेस्ट टू हिम। होपफुली मेडल लाते तो और भी अच्छा होता, बट नाउ तो मतलब जी। हम तो अच्छा ही कह आ, सकते हैं। बिल्कुल, वंस अ लेजेंड ऑलवेज अ लेजेंड, रोहन बोपन्ना। क्या सर्विस रही है उनकी इंडिया के लिए। और
सुमित नागल का आपने नाम लिया, जल्दी से मैं सम अप कर दूं। अगर वो मुकाबला किसी ने भी इंडिया में देखा होगा तो सुमित नागल ने फैन बना दिया उस दिन। जो उस दिन फैन बना दिया। सच की बात है वो यही है कि मतलब कमाल का प्रदर्शन था। क्वारंटीन मोटेट हाँ, फ्रांस के ओपोनेंट थे उनके सामने, और एक जगह तो सुमित नागल लीड कर रहे थे। मुझे याद है आप ही का लीड कर फोन रहे आया था थे। मेरे पास कि भाई क्या कर रहा है, वो हाँ मुकाबला देख जल्दी से। हाँ। लीड कर रहे थे सुमित नागल, और फिर शायद क्राउड का प्रेशर था, थोड़े से अंडर कुक नजर आए लास्ट में आते आते, और बट बहुत गर्मी भी थी उस दिन, बहुत गर्मी थी। अगर बहुत आप गर्मी भी शुरू थी। में और हर पॉइंट के साथ दिन अगर में आपको मैच था, याद हो वो पूरा क्राउड, पूरा एरिना क्राउड आले चिल्ला रहा आले था। आले। हाँ, आले आले आले। बिल्कुल, और लेकिन बार बार एम्पायर को मर्सी बोकू मर्सी, मतलब रुको रुको शांत रहो, बार बार बोलना पड़ रहा था हर पॉइंट के बाद। तो हाँ, बहुत ही क्लोजली कॉन्टेस्टेड मुकाबला था, और बड़ा ही अच्छा खेले सुमित नागल। बट सुमित बहुत अ, बढ़िया प्रोस्पेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। होपफुली वो अपने जी, आप को और बेटर करेंगे, उनकी फिटनेस लेवल बेटर होंगे, स्ट्रोक प्ले बेटर करेंगे, तो डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे वो। बिल्कुल डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद मैं अगर जल्दी से बात करूँ रोइंग में, आपको याद हो पहले ही दिन एक बड़ी अच्छी खबर आई थी, बलराज पवार हमारे रोवर, एक ऐसा स्पोर्ट जो इंडिया में शायद ही कोई खेलता हो, बट क्या कमाल खेले, मतलब पूरी फाइट उन्होंने दिखाई है वहाँ पे। सेलेक्ट हुए, क्वार्टर फाइनल्स सेलेक्ट हुए, सेमीफाइनल्स सेलेक्ट हुए, हीट्स के अंदर, और एक कमाल का टाइमिंग उन्होंने सेट किया इंडिया के अंदर। अ, इकलौते रोवर थे, और पूरा 100% पांच उन्होंने दिन दिया जो हमें हम पूरा सब हंड्रेड की परसेंट दिया। आशाएं होती है। बिल्कुल यार, उन्होंने पूरा दम लगाया। वो ऐसा नहीं है पहले राउंड में पहले उसमें बाहर होके आ गए। 5 दिन वो बने रहे, बने रहे, बने रहे। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो कंटेंशन में थे नहीं थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द वे ही प्लेड, द वे ही परफॉर्म, इट वाज वेरी गुड। मनी वेरी हार्डनिंग टू सी कि हम ऐसे स्पोर्ट्स में भी जाके हम अच्छा कर रहे हैं जहां हमारा एक खिलाड़ी गया है और वो पूरा दम लगा रहा है। सी प्रॉब्लम ये, हमें हार से इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे नए स्पोर्ट्स में हम आ रहे हैं, है ना। लेकिन प्रॉब्लम उससे होनी चाहिए कि हम बिना कुछ करे हार गए। तो बलराज ने पूरा यार मतलब कि 4 दिन तक हमें बिजी रखा उन्होंने। 4 दिन तक हम रोइंग बिल्कुल, देखते रहे। बिल्कुल तो ऑन हम टोज जैसे, रखा, और एक ऐसा हाँ नाम जो हम सबको किसी को पता ही नहीं था, मतलब एक ऐसा स्पोर्ट जो हमें पता ही नहीं था, उस वो दिखाया हम सबको, पूरे भारत को। और यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके द्वारा, और तालियां एग्जैक्टली, बनती है उनके लिए। अ, बिल्कुल बनती है। फिर अगर मैं बात करूँ इसके बाद जूडो की बात कर लेते हैं जल्दी से। तुलिका मान दिल्ली की वहाँ पे बहुत डिसअपॉइंट। मौजूद थी। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सा रहा जूडो हमारे लिए इस बार। और 28 सेकंड में तो वो हार अगेन ही गई। अंकित भाई, जूडो एक ऐसा स्पोर्ट जो इंडिया में बहुत ज़्यादा खेला जाता है, स्कूल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा खेला जाता है, बट एथलीट नहीं निकल रहे हैं। अगेन देखो, जो स्कूल लेवल और जो टूर्नामेंट्स हम लोग देखते हैं यार, वो मतलब आपको पता है उसका क्या लेवल होता है, जूडो और ताइक्वांडो वगैरह जो चल रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि 28 सेकंड में वो वर्ल्ड नंबर 1 से हार गई। मतलब आने से पहले ही वो मतलब मैच खत्म हो गया। तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। अगर वो थोड़ा आगे जाती, तुलिका नुमान का थोड़ा नाम भी है इंडियन जूडो में। ऐसा नहीं है कि वो पहले कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने गई थी, हाँ हो सकता है उनका ओलंपिक पहला ही हो, बट एशियन गेम्स वगैरह वो खेल के जा रही हैं। तो अगर अपने आप को थोड़ा स्ट्रेंथिंग सर्वाइव करके रखती हैं, और हालांकि वर्ल्ड नंबर 1 के सामने थी, बट जो भी है यार, मतलब वी हैव टू सस्टेन। हमको दिखाना है कि हम वहाँ compete करने आए हैं और अच्छा करेंगे। हमें मेडल के लिए बाद में सोचना है, हमें पहले compete करने का सोचना है। तो उसमें अगर वो करती तो ज्यादा बेटर होता और आई बॉल्स भी उनको मिलते। बिल्कुल, आपको याद होगा टोक्यो के अंदर फेंसिंग में जो हमारी एथलीट गई थी, उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था। मतलब हम हमारी उम्मीदें नहीं थी मेडल की जैसा कि जूडो में था, बट आप एटलीस्ट फाइट करो, एक दो मुकाबले जीतो आप। ठीक है, वर्ल्ड नंबर 1 से आपका पहला ही मुकाबला है, तो फाइटिंग स्पिरिट कम से कम आप दिखाओ। वो हमें देखने को नहीं मिली वहाँ पे। फिर अगर हम बात करें, सेलिंग में हमारे कॉम्पिटिटर्स थे, दो एथलीट्स थे। एक अगेन एक ऐसा स्पोर्ट जो इंडिया में एक नया स्पोर्ट है, और अच्छा किया वहाँ भी उन्होंने। नॉर्मली अगर हम बात करें, 3-4 दिन वो मुकाबले चले वहाँ भी। फिर अगर हम एथलेटिक्स की बात करते हैं जल्दी से, सबसे पहले अगर मैं मेंस शॉट पुट की बात करूँ, तेजिंदर पाल सिंह तूर, आप बड़े ही एक्साइटेड थे। आपने जो रील बनाई है 10 फुट स्लैब पे, तेजिंदर पाल सिंह तूर हमारे एथलीट, बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। यार डिसअपॉइंटमेंट तो था ही, क्योंकि एशियन गेम्स अच्छा करके आए थे वो। और अब ऐसा भी नहीं है कि वो नए एथलीट हैं, वो काफी टाइम से गए हैं, उन्होंने पहले भी ओलंपिक आई थिंक गए हुए हैं वो। तो उनका जी, एक्सपीरियंस भी था, बट जो लेवल का परफॉर्मेंस आपको पता है जो चाहिए वहाँ पे,
आपको 23, हम्म, 24, 25 मीटर मारना ही है। तो अगर आप 21, 20, 18, 19 मार रहे हो तो आप कहीं नहीं हो, तो आप बाहर ही होगे पहले उसमें। तो वही हमें उनकी स्ट्रेंथ पे जो भी वो कर रहे हैं, जो भी उनके कोच है, पहले तो आप एम वही करना है जो ओलंपिक का है, या आप उधर क्वालिफाई तो करें कम से कम। तो डिसअपॉइंटमेंट था एथलेटिक्स हमारा हमेशा से। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो अगर आप नीरज को छोड़ दो, तो आई थिंक ओवरऑल बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहा, इतने मेडल्स। बट रेस और ट्रैक में तो सारा यूएस, जमैका, आई थिंक कनाडा के इतने अच्छे एथलीट्स आ रहे हैं अभी, और जापान के अच्छे एथलीट्स आ रहे हैं, चाइना जी के अच्छे एथलीट्स आ रहे हैं। बिल्कुल, यूएस उसको यूरोप के डोमिनेट काफी कर रहा देश है। या अभी जर्मनी की सेंट हम लूसिया बात की करें। लड़की ने वुमेन वाला गोल्ड मेडल जीता है। यूएस के आप देखो लगातार कंसिस्टेंटली फास्ट ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में उनके सारे मेडल्स जीत रहे हैं। स्लो वाले में केन्या, इथोपिया, इतने सारे मेडल्स लेके जाते इसमें हैं। एक ब्रिटेन के अच्छे हैं। बिल्कुल, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मतलब बड़े ही वो एथलीट ऐसा लगता है कि एट होम है, एट प्लीज है, मतलब वो उनको डर नहीं है वो क्राउड का, जो हमारे एथलीट्स को काफी बार हमें देखने को मिलता है, मतलब आई थिंक कमेंट्री सौरभ, हम जब भी चाह। एक ब्राइट जी। पॉइंट था हमारे, एक या दो, जो कि 4x400 वाले 4 लड़के और लड़कियां थे, बट वो क्वालिफाई नहीं कर पाई 11 व 10 में। और एक मुझे अच्छा लगता रन था था, कि बड़ा ही अच्छा रन था, 3 मिनट के, 3 मिनट का टाइम बड़ा ही अच्छा टाइम है, आपको एशियन गेम्स में शायद गोल्ड मेडल भी दिला दे वो टाइम, बट एट ओलंपिक्स लेवल आपको अपना पर्सनल बेस्ट, अगेन वो जो बात है वो करना है, ये और पढ़ना वो है, अगर वही तो है सौरभ। हम अपने लिए अच्छा, हम पर्सनल बेस्ट कर लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। दुनिया जो कर रही है हमें उसे फॉलो, पदक तभी आएगा जब हम दुनिया पे, लेकिन हम ट्राई करते रहेंगे तो आई थिंक हम निकल जाएंगे। उसके हाँ अलावा स्टीपल चेस में हमारे यहाँ चांस था। बिल्कुल, स्टीपल चेस में मतलब फाइनल में नो उन्होंने डाउट, क्वालिफाई भी किया। जी नो डाउट, अविनाश साबले मेंस के अंदर बड़ी अच्छी रेस थी उनकी, फाइनल तक पहुंचना एक कमेंडेबल एफर्ट है, फर्स्ट टाइम इंडियन के द्वारा, और यूएसए के अंदर ट्रेनिंग हो रही है उनकी, अविनाश हाँ, साबले की मैं बात करूं, अनवेश साले ने और यूएस में ट्रेनिंग किया उन्होंने। वो दिखा, हाँ वो दिखा उनका कि पूरा फाइट दिया उन्होंने, वो अफ्रीकन रनर्स हम सबको पता है कि 3000 मीटर्स भागने में हम हमेशा, हम तो मैप पे होते ही नहीं थे, सौरभ, खैर। जी। अविनाश सालवे जो थे, उनका एक बहुत अच्छा बात मैंने पढ़ा था कि वो रेस में हमेशा आगे ही रहना चाहते हैं। ही डजन वेट हाँ कि भैया 3,000 में मैं पीछे से आगे आ जाऊंगा। बट द वे वो शुरू में आई थिंक 800 मीटर पे वो लीड ही कर रहे थे, वो मतलब आगे ही थे। उसके बाद इथोपियंस आगे आए और उन्होंने उस रेस का जो पेस था उसको आई थिंक थोड़ा स्लो डाउन किया। लेकिन जो कमांडेबल चीज थी, जो पहले भी आई थिंक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके मोरक्कन के जो रनर थे, ही स्टूड आउट। मतलब उन्होंने जिस तरीके से पेस करके वो पीछे से आगे आके जो उन्होंने वहां गोल्ड मेडल जीता है, दैट वी नीड टू लर्न। वहीं अविनाश 11वें 12वें नंबर पे स्लिप होते गए, और जब 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 फाइनल पुश देने की बारी आई, तो आई थिंक उनकी एनर्जी भी लॉस्ट हो गई थी और काफी पीछे भी हो रह गए थे। बट ऑल प्रेजेस फॉर दैट मोरक्कन रनर। उन्होंने जबरदस्त रनिंग करी, इथोपियंस को भी पीछे किया, पीछे से आगे आके गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। बिल्कुल, और अविनाश सावले अगेन हमने वो भी देखा कि उनके क्वालिफिकेशन राउंड में हमने देखा कि ही वाज द वन हु लेड द रेस, और रेसिंग में हमेशा ऐसा होता है कि आप अपने पेस के साथ, जो लीडर होता है रेस का वो अपने पेस के साथ आगे चलता है, आगे बढ़ता है, और डोमिनेंट पोजीशन में भी वो होता है, और अविनाश को वो करना पसंद है और वो उनका एक स्टाइल है करने का। क्वालिफिकेशन राउंड में भी वो सबसे आगे थे, फिर जब लास्ट लैप था तो वो फिफ्थ पोजीशन में उन्होंने फिनिश किया, जो कि फिफ्थ 5 ही पोजीशन जने में सेलेक्ट फिनिश होने किया, वाले हाँ। थे, और हमने देखा कि बार बार वो कंधे के पीछे देख रहे थे कि पीछे से कोई आ तो पीछे नहीं रहा, देख आ रहे तो थे नहीं कि रहा, कोई है तो वहां भी नहीं। उनका पेस लूज हुआ था, वहां भी उनका टाइमिंग थोड़ा बिगड़ा था क्योंकि स्लो हो गए थे लास्ट में, और फाइनल के अंदर हम सबको पता है कि एक बहुत ही बड़ा एक अपहिल टास्क था टू बिकम अ 1 2 3 इन द फाइनल, तो एनीवेज अच्छा प्रदर्शन था। कंपेयर करें हम हमारे जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर है 20 किलोमीटर्स, और वहाँ पे वो फिनिश ही नहीं कर पाए। वुमेन्स टीम की बात करें चाहे मेंस टीम की बात करें, एक डिसअपॉइंटमेंट रहा वहाँ पे। इसके बाद जो एक कॉन्फिडेंस की बात है, मैंने जो तेजिंदर पाल सिंह टूर के कंपटीशन में जो गोल्ड मेडलिस्ट है पिछले 2 बार से और इस बार भी उन्होंने जीता है, रायन क्रॉजर। आपने अगर उनका थ्रो देखा हो क्वालिफिकेशन राउंड में, उन्होंने पहला थ्रो किया ऑलमोस्ट 22 to 23 मीटर्स का, और पहला थ्रो करा, उन्होंने कैमरे की तरफ देखा, उन्होंने बोला डन फॉर द डे। ये एक्शन किया उन्होंने,
तो हाँ एट ईज एट होम, मतलब कोई प्रेशर नहीं है क्राउड का, 2 बार के ओलंपिक चैंपियन है, कोई प्रेशर नहीं है डिफेंड करना है मुझे गोल्ड मेडल। पर जब हम भारत के एथलीट को देखते हैं तो कई बार ये मन में आता है कि यार शायद दबे दबे हैं, शायद मतलब अपना प्रदर्शन खुल के नहीं कर पा रहे हैं। और यही बात जो मैं पहले बोलने वाला था कि पार्थ जिंदल जो JSW स्पोर्ट्स के साथ वहाँ पे मौजूद है पेरिस में, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस पे कही है कि अगर आप अपना सीजन बेस्ट या पर्सनल बेस्ट ओलंपिक्स में आके नहीं दे रहे हैं तो देयर इज नो पॉइंट, ये कलेक्टिव फेलियर है एथलीट का, कोचेस का, प्राइवेट एंटिटीज का और गवर्नमेंट का मिला के। तो इस देखिए, स्टेटमेंट में आप अभी अभी हम उस स्टेट पे नहीं पहुंचे हैं कि हम लोग सभी चीजें एक पर्टिकुलर पर्सन पे ब्लेम कर दें। क्योंकि पहले क्या होता था सौरभ, स्पोर्ट्स स्पेशली ओलंपिक गेम्स में या जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है उसमें इंडिया में इतना लोगों को देखा नहीं जाता था, पूछा नहीं जाता था। ओके ठीक है, ओलंपिक्स आए, कितने पदक आए, आए नहीं आए, वो 4 दिन बाद लोग भूल जाते थे। बट नाउ द प्राइवेट players have come into the picture. JSW is a private player, so they are investing heavily. Government भी wants you to win the medals. अब गवर्नमेंट का भी फोकस है, इधर मीडिया भी Absolutely. फोकस आ गया है। तो ये सब बातें अब उठ के आएंगी, और कई स्पोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग कम से कम 1-2 मेडल तो एक्सपेक्ट करते हैं, जब इतना हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हम लोग बाहर भी हम्म, भेज रहे हैं लोगों को, कोचेस भी अच्छे हैं, आप अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं। तो नाउ पीपल विल आस्क, देखो पिछले बार तक इतने क्वेश्चंस नहीं उठ रहे थे, पिछले बार ऑल वर हैप्पी, बट दिस टाइम द बैडमिंटन कोच इमीडिएटली आफ्टर द लूज ही सेड समथिंग कि भैया ये क्यों, ये ऐसा नहीं हो सकता। नाउ पार्थ जिंदल हैज कम अप विद द सेम थिंग, सो नाउ पीपल विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग यू, बिकॉज अब अब आपको परफॉर्म देना पड़ेगा, क्योंकि एवरीबडी इज वाचिंग यू, एवरीबडी इज एक्चुअली इन्वेस्टिंग ऑन यू। द बेटर यू परफॉर्म, द मोर यू विल गेट। दैट इज व्हाट दिस देयर आर सर्टेन स्पोर्ट जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी है। ठीक है, हम अच्छा किए हैं, हम 4 नंबर फिनिश किए हैं, बट इट डजंट टेक इट अवे कि हम लोग 71 नंबर पे फिनिश हुए हैं आज। हमारा 71 नंबर है, और इंडिया इज अ सुपर पावर इन एक्चुअली। आप किसी भी चीज में देख लो, पैसा हमारे पास है, हमारे देश का नाम भी है, जो भी है ठीक है, बट 71, टॉप 10 टॉप 15 में फिनिश करने का टाइम हमारा आ चुका है। एंड जब हम ओलंपिक को होस्ट भी करना चाहते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आप अच्छा करेंगे तो और लोग भी पैसा लगाने के लिए तैयार है। बट आपको सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे, जैसे क्रिकेट में होता है कि आप परफॉर्म नहीं करोगे तो बहुत उंगलियां भी उठती है, लेकिन परफॉर्म करोगे तो आप छत पे भी बैठाया जाएगा। बिल्कुल हाँ सही बात है। और इसी के बाद बैडमिंटन को डिस्कस कर लेते हैं। डिसअपॉइंटमेंट रहा बैडमिंटन के अंदर, हम बात करें 2 बार के ओलंपिक चैंपियन PV सिंधु इस बार मेडल लेस घर पे गई। वो हमने पहले डिस्कस भी किया था द स्पोर्ट्स लैब के पे कि इंजरीज रही हैं उनको ओलंपिक के बाद, टोक्यो ओलंपिक के बाद। और बड़ा ही एक अपहिल टास्क होगा पेरिस के अंदर उसको 3 बार मेडल जीतना, अ, एक बहुत ही अपहिल टास्क होगा। और फिर हम बात करें लक्ष्य सेन, अमेजिंग फाइट, चार फोर्थ प्लेस फिनिश करना एक मेन सिंगल्स के अंदर बहुत बड़ी बात है। और फिर एक जो हमारा मेडल होप, जो कंफर्म मेडल होप था अ, सात्विक चिराग का, चिराग तो और साथ में चिराग। वहाँ बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है। और वुमेन्स डबल्स बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है। अश्विनी पोनप्पा एंड क्रास्ट्रो का जो पैर था वो बिल्कुल ही टिक ही नहीं पाया, तीनों मैच उन्होंने स्ट्रेट अवे तो हारे। बिल्कुल टिक ही पाए हैं। बैडमिंटन कैसे अब देखते हैं आप? बैडमिंटन का मैं एक पूरा बैडमिंटन का मैं अगर पूरा तो बहुत ब्राइट स्पॉट्स तो हैं ही हमारे पास, बट हु इज नेक्स्ट? सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे इनके बड़ा बाद क्वेश्चन। कौन से खिलाड़ी आ रहे हैं। वुमेन्स में हमारे पास कौन से इंडिविजुअल प्लेयर्स है, क्योंकि साइना नेहवाल 2008 से पीवी सिंधु 2024 तक ने हमें 16 साल रिप्रेजेंट किया है, और कुछ ना कुछ लेके आए। इस ओलंपिक को हम छोड़ दें तो हमारे पास मेडल्स आ रहे हैं, बट हु अब हमारे पास वुमेन्स में कौन है जो इनका स्थान लेंगे? क्योंकि देखिए, एक प्लेयर का पीक भी होता है। पीवी सिंधु का हमें पहले ही पता था कि काफी इंजरी चल रहा है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं भी हो रहा है। सो इट वाज मोर और लेस कि इतना हम लोग एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं बैठे थे। वी ऑल नो शी इज अ वर्ल्ड क्लास एथलीट, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस, उनकी रीचेज इतनी अच्छी है। तो जब इतना अच्छा प्लेयर होता है तो वो ऑब्वियसली ओलंपिक में जाएगा, और ऑलरेडी मेडल्स लेके आया हुआ है, तो हो सकता है वो अपने आउट ऑफ द स्किन खेल के कुछ अलग कर दे। बट स्पोर्ट इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है, इतना ज्यादा साइंटिफिकली आप उस चीज को अब चीजें देखते हैं लोग,
तो सबको पता होता है कि यार ये कुछ ना कुछ हो सकता था, बट पीवी सिंधु का और साइना अब मोरलेस 2028 में आप बहुत मुश्किल होगा उनसे हम उम्मीद करेंगे कोई पदक वदक वो लेके आएंगे। बट हु इज नेक्स्ट फॉर, हम किसको तैयार कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये रहेगा पीवी सिंधु बैडमिंटन के में। केस में तो मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी नहीं है। मैंने कोई भी जितना नहीं भी है, रिसर्च किया, मुझे कोई भी फीमेल कोई नाम सिंगल्स नहीं का है, कोई प्लेयर नाम नहीं है। नहीं मिला उस लेवल का। अब हम आप बात करते हैं मेंस पे, तो मेंस पे लक्ष्य सेन ब्राइट स्पॉट, 100%। उन्होंने वर्ल्ड नंबर 3 को भी हराया, उन्होंने वर्ल्ड नंबर 8 को भी, आई थिंक 8 या 12 को भी हराया उन्होंने। तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। बट जहां सबसे ज्यादा मैटर करता था उस दिन फाइनल में जाने, सेमीफाइनल मैच, जो कि ऑब्वियसली वो उनके जो कॉम्पिटिटर थे एक्सेल्सन बहुत ही जबरदस्त थे, मतलब इट वाज। बट यहाँ पे भी लक्ष्य 20-14, 18-14 पे लीड कर रहे थे वो मैच, वो से, फिर 7-0 से सेकंड गेम पे लीड कर रहे थे तो वो भी हार गए वो। तो एक चीज का हमें याद रखना का, जहां मतलब थोड़ा प्रेशर पुट होता है और लगातार पॉइंट जाता है, स्मैश में काफी सारे वो पॉइंट गवा के जा रहे थे। फिर उसके बात करें जब उनका मलेशियन जब उनके सामने आया, तब भी वो फर्स्ट गेम जीत के सेकंड गेम में ही वो लीड कर रहे थे। उसके बाद एकदम से गेम चेंज हुआ, कुछ उनका साइड भी चेंज हुआ था, कुछ हवा से का भी फर्क पड़ रहा था, तो जो एंड भी देन द उसकी बात हुई, इंजरी। द इंजरी ऑल्सो केम अप। सो जो भी जितनी भी सारी चीजें हुई हैं, बट देयर इज लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट वी कैन सी, मेंटली भी, गेम पे भी। और ऑब्वियसली जबरदस्त प्लेयर है लक्ष्य, इसमें कोई शक नहीं, अपने दिल के। And I want you to touch on the remarks made by Prakash Padukone on him. ऑब्वियसली ही वाज डिसअपॉइंटेड, मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि काफी इमोशनल होके वो बोले ये चीज, और वो मैच के बाद ही बोल गए एकदम से कि नाउ द प्लेयर इज आल्सो रिस्पांसिबल। सी देयर ऑलवेज प्रोस कॉन्स, कि ठीक है मैच वो हार गए, अच्छा खेल के भी हारे हैं प्रकार। उधर एच एस प्रणॉय भी थे हमारे पास, तो हमारे दो प्लेयर अच्छे हैं, और वो तो रैंक प्लेयर है, वो तो रैंक प्लेयर है, वो 12th नंबर रैंक्ड है उनका। उनको भी सात्विक ये चिराग ने हराया, सॉरी उनको भी हराया, सेम लक्ष्य ने। लक्ष्य ने, लक्ष्य ने उनको भी हराया। लेकिन सौरभ अभी क्या हो रहा है कि देखो बैडमिंटन पे फोकस था, सरकार सारी चीजें दे रही है, ऑलरेडी हम लोग बैडमिंटन में अच्छा कर रहे हैं, सो एटलीस्ट एक मेडल तो हमें आना ही चाहिए था। अगर हम लक्ष्य का नहीं जीत पाए, सात्विक चिराग का जो मेडल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, एटलीस्ट ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड आता। क्योंकि जब साइना और सिंधु, पीवी सिंधु टॉप में थे ना, तो वो मेडल कंफर्म करके लेके आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सात्विक और चिराग का मेडल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर एक मेडल आता, और वहां से हमें भी बहुत ब्राइट स्पॉट था कि भैया वो मेडल आएगा, थर्ड नंबर थे वो सीडेड। बट मुझे लगता है उस मैच में वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस मार गया, अपने से लोअर रैंक टीम से वो हार गए। और उस दिन कुछ ना कुछ उनके बीच में भी, मतलब जो हमने उनकी उनके साथ खेलते हुए दोनों एक साथ जो जोश जी। और जिस तरीके से वो बहुत खेलते हैं, वो थोड़ा मिस भी दिखता बहुत ज्यादा है, बहुत फाउल्स ज्यादा भी करते हुए डिसअपॉइंट नजर करता आए। है। लक्ष्य सेन वॉज अ ब्राइट स्पॉट, मजा आ गया उनको देख के, बहुत ज्यादा फाउल्स भी करते हुए नजर आ रहे थे। और आई थिंक मलेशिया से आ रहे थे वो लोग, मलेशियन से। जी। तो उन्होंने खेला भी बहुत जबरदस्त था, बट यही तो है कि हम बाकी सारी चीजें जीत के आ जाते हैं, बट जैसे ही ओलंपिक्स से बड़ी स्टेज आती है तो वहां हम फॉल्टर कर जाते हैं। बट ओवरऑल बिल्कुल। बट बहुत डिसअपॉइंटमेंट था। लक्ष्य सेन सुपर्ब, अगर वो एक मेडल लेके आते तो और भी मजा आ जाता। बिल्कुल। और विक्टर एक्सेल्सन ने जो उनके बारे में बोला है कि 28 के अंदर, 2028 ओलंपिक्स में एलए के अंदर ये बंदा गोल्ड का प्रबल दावेदार होगा। तो वो भारतीयों की आस वहाँ जग गई है। लक्ष्य सेन के साथ हम बात करें तो इंस्टाग्राम पे भी ओवर 1 मिलियन फॉलोअर्स उनके हो चुके हैं रातों रात। तो आप अगर ओलंपिक्स में अच्छा करते हैं तो पूरे देश देखता है। और बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जो शायद भारत के अंदर क्रिकेट के बाद सबसे ज़्यादा खेला ही गई गेम जाता है। तो बैडमिंटन हर किसी को समझ में भी आता है भारत के अंदर, और लोग देखते भी हैं आपको, वो हमें इस ओलंपिक्स में भी नजर आया। देखिए मूविंग विक्टर ऑन। ने जो कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी। विक्टर ने जो भी कहा, बट जो मेहनत करनी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्टर को आपने देखा कितनी मेहनती खिलाड़ी है वो। तो वही हमें करना है, हमें चैंपियन बनना है तो इंडिविजुअली हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें वो ड्रीम रखना पड़ेगा, हमें उस पैशन को जीना पड़ेगा, और हमें ये सोच के आना पड़ेगा नहीं भाई मैं जीत के ही आऊंगा। बहुत सारे ओलंपिक मेडलिस्ट जो प्लेयर्स होते हैं वो सोच के आते हैं कि यार मैं जीत के जाऊंगा, वो करके आते हैं वहां पे। सो मेंटल बिल्कुल सही और बात है। फिजिकल दोनों में वर्क करना पड़ेगा।
जी। मूविंग ऑन, जल्दी से अगर हम हॉकी के ऊपर डिस्कशन करें, मेंस हॉकी की मैं बात, सबसे पहले वुमेन्स हॉकी की बात कर लेता हूँ। इस बार सेलेक्ट ही नहीं हुआ। 2020 ओलंपिक्स की टोक्यो में बात करें तो फोर्थ प्लेस फिनिश था, और हम सबको लग रहा था कि यार यहाँ से मतलब मेंस और वुमेन्स दोनों की हॉकी के अंदर एक एक मेडल पेरिस के अंदर कंफर्म होगा, पर कम द पेरिस ओलंपिक हमें पहले पता चलता है कि वुमेन्स टीम तो सेलेक्ट ही नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ा झटका था वहाँ पे। बट अगर मेंस टीम की बात करें तो खुशियों का भंडार उन्होंने दिया है। और ओलंपिक के अंदर जब जब भी मेंस हॉकी टीम इंडिया की अच्छा प्रदर्शन करती है, तो हर एक भारतीय के दिल के अंदर वो एक चक दे इंडिया वाली जो फीलिंग है वो आ जाती है। और जो डायलॉग है चक दे इंडिया के, 70 मिनट है तुम्हारे पास, और वो सब गूंजने लगते हैं। और एक इमोशनल टच तो हॉकी है, अंकित भाई। आई थिंक इंडिया का जो बेस्ट परफॉर्मेंस ओवरऑल रहा है वो हॉकी रहा है, क्योंकि हम्म। जो हॉकी का मैं गेम है ना कीपिंग वो इतना टफ था। कीपिंग परफॉर्मेंस असाइड, सिर्फ हॉकी गेम के ऊपर आप बात करें, मतलब आई बॉल स्टिच हो जाती है जब इंडिया खेलती है। इंडिया खेलती है और जिस तरीके से हमारी टीम ने परफॉर्म किया है ना, मतलब उन्होंने दिल जीत लिया। और वो हार भी गए जर्मनी से, कोई बात नहीं, ब्रॉन्ज मेडल का मैच हम्म। वो हारे, लेकिन उन्होंने मतलब हार्ट आउट खेले हैं वो लोग, वो दिख रहा था। हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। आप सोचो, हमने हमने बेल्जियम से हम लीड करे थे, वो हम हार गए ओह, इवेंचुअली। गूजबम्स। 52 साल बाद। हमने 52 साल बाद हराया, हमने बेल्जियम को, हमने पहला गोल कर दिया था, ठीक है हम हार गए कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से हमने इंग्लैंड को हराया, ग्रेट ब्रिटेन को, उस दिन वो जो मैच खेला है हमने, आई थिंक हर भारतीय रोने लग गया था उस दिन जिसने मैच देखा है उसको पता है कि उस दिन क्या फाइट थी। बॉल पोजीशन हमारे पास है नहीं, मतलब अटैक पे अटैक कर रही थी, 10 लोगों के साथ खेले हुए हैं। श्रीजेश, मैं बता रहा हूँ आपको, ही इज अ लेजेंड, मतलब वो लेजेंड हो चुके हैं। हरमनप्रीत बाद में इंजर्ड थे, बट जिस तरीके से उन्होंने कैप्टनसी करी है, एक कैप्टन की आंखों में दिख रहा था कि भैया हमको जीतना है। मनप्रीत हो हरमनप्रीत गए। ना गई है, आप उनको सरपंच साहब कही। हाँ, सरपंच बाद हम उनको बोल सकते हैं, क्योंकि सही में वो सरपंच थे। और मतलब दिल जीत लिया यार, मतलब उन्होंने जिस तरीके से, हमने अर्जेंटीना को जिस तरीके से रोका, उसके बाद हमने न्यूजीलैंड को हरा के शुरुआत की। शुरू में हम ढीले लग रहे थे, बट मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, इंडियन हॉकी इज गोइंग अपवर्ड्स। एंड द वे दे हैव परफॉर्म, बैक टू बैक मेडल्स, ऐसा है उन्होंने रिपीट किया है, उन्होंने 2020 का मेडल जीता, उसके बाद यहाँ आके रिपीट किया मेडल को। और और अगर वो उस दिन जिल जाते सेमीफाइनल तो गोल्ड के भी दावेदार थे। तो इंडियन हॉकी ने बहुत अच्छा परफॉर्म, थोड़ा सा लक एब्सोल्युटली, इधर उधर होता, एब्सोल्युटली। 3-2 से हम बहुत क्लोज मैच हार गए उस दिन जर्मनी से। बट ओवरऑल व्हाट अ परफॉर्मेंस, यू हैव अ गुड टीम, जस्ट नीड टू अब हमें बस उसको आगे लेके जाना है, और इस हमें हाँ, बड़े मतलब टूर्नामेंट्स में, वर्ल्ड कप में। लीव असाइड गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, बट हम एट द एंड ऑफ द डे एक फाइट देखना चाहते हैं मैच में। अगर आप किसी के सामने भी खेल रहे हो, कम से कम लड़के हारो यार। मतलब वो हमें देखने को मिला, हम लड़े भी, हम जीते भी। और जो सरपंच साहब ने एक स्टेटमेंट आया था उनका कि मर के आएंगे पर हार के नहीं आएंगे, और वही हमें नजर आया। बट हारेंगे नहीं। हाँ। बिल्कुल, वही हमें नज़र आया। और पूरी टीम उनकी बात मान रही थी, हमें ये भी पता चला। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी अंकित भाई मैं आपको बताता हूँ। ओलंपिक्स से ठीक ठीक पहले टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 टेस्ट सीरीज खेली है, ऑस्ट्रेलिया में जाके। और पांचों मुकाबले हम हारे ऑस्ट्रेलिया से। और क्रेग फुलटन जो टीम के कोच हैं, उनका उन्होंने अभी कहा है रिसेंट इंटरव्यू के अंदर कि हम वो मुकाबले जान के हारे, हमें हमारा बेस्ट गेम नहीं दिखाना था ऑस्ट्रेलिया को। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कमिंग फ्रॉम अ कोच, कि हम जान के मुकाबले हार रहे हैं वहां जाके। कोच और यार। हमें उनको बेस्ट गेम नहीं हाँ। दिखाना था, और हमारा जो मेन मोटिव था ऑस्ट्रेलिया जाने का, वो उनसे खेल के वहां जीतना नहीं था। वो हमारा सिर्फ जो मेन मोटिव था, हमें उनको देखना था कि वो कैसे खेलते हैं और उनकी खामियां क्या है, हम मार्क कर रहे थे उनको। ये कितना बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है। मतलब आप पहले से आप प्रिपेयर हैं ओलंपिक्स के लिए, और 5-0 आप हार के जा रहे हैं, और उसी टीम को आप ओलंपिक में मार देते हैं 50 साल के बाद। सौरभ देखो, तुम्हें एक चीज बताऊं, तुम्हें पता था इससे पहले, ओलंपिक से पहले हम ऑस्ट्रेलिया जाके 5-0 से हार के आए। सो नोबडी वाज नॉट नोटिसिंग इट। बट जी। वी ऑल नो कि ओलंपिक आते ही हॉकी एक ऐसा खेल है जो कि फोकस में आएगा ही आएगा, क्योंकि पीएम भी उसको देखते हैं। और इस बार बिल्कुल। जो आई बॉल्स हॉकी को मिला है, और जिस तरीके से हमारी टीम ने परफॉर्म किया है, उन्होंने दिल भी जीते हैं, मेडल भी जीता है। और एक जबरदस्त टीम है, हमारे कप्तान अच्छे हैं, सरपंच साहब हमारे अच्छे हैं, हमारी टीम की अमित है वो बहुत अच्छे हैं, मतलब सारे प्लेयर्स का नाम, जर्मनप्रीत का नाम लो आप, सब लोगों ने दिल गुर्दे सब लगा दिए इस बार। और वो दिखता भी है, मनप्रीत
जिस तरीके से उन्होंने डिफेंड किया है कई जगह पे। और सबसे बड़े तो श्रीजेश है। श्रीजेश आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट बस फाइनेस्ट आप प्लेयर्स। नाम ले रहे हैं, बस आंसू निकलने वाले हैं मेरे चेहरे से, बस आंखों से। नहीं और नहीं वो है। अगर मैं एक सम अप करूं जल्दी से, न्यूजीलैंड के सामने पहला मुकाबला, हम डाउन है, पहला गोल हमारे ऊपर गिरता है, फिर हम उठ के आते हैं, फिर 3-2 वो मुकाबला जीतते हैं। फिर अर्जेंटीना एक ऐसी टीम है जो मल्टीपल गोल्स नहीं मारती अंकित भाई, वो एक गोल मारती है। डिफेंसिव स्ट्रक्चर सबसे बढ़िया है अर्जेंटीना का वर्ल्ड सबसे हॉकी के बढ़िया अंदर। अर्जेंटीना का। हाँ 2016 की गोल्ड मेडलिस्ट रियो के अंदर, और उस टीम को हम 1-1 पे रोकते हैं, बराबरी करते हैं उनसे। और फिर काफ़ी बातें होती है इंडिया के अंदर कि यार न्यूजीलैंड से 3-2, फिर यहाँ 1-1, फिर हम आयरलैंड के सामने आते हैं, बोला जाता है कि यार बहुत ये मुकाबला जबरदस्त। जीतना बड़ा ही ज़रूरी है, और 2-0 वहाँ दो ईजिली हम जीरो से। आयरलैंड को हराते हैं। और फिर अगेन सबसे बड़ा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया। बेल्जियम। बेल्जियम पहले से तो हम बेल्जियम था। हारते हैं खैर। फिर 2-1 से। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मुकाबला मैं बता रहा हूँ कि क्या शब्द कम पड़ जाता है ऐसे मुकाबले के लिए कि एक ऐसी टीम जो शायद 100 में से 90 बार, 95 बार हमने इंडिया को हारते हुए देखा है उनसे, हॉकी के अंदर मैं बात करूं। और ओलंपिक्स के अंदर तो 52 साल का रिकॉर्ड हमने बनाया कि 52 साल पहले हराया था और उसके बाद अब हराया। तो एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन के साथ 40 मिनट आप वन मैन डाउन खेलते हैं, और ये वही ग्रेट ब्रिटेन है जिसको अंकित भाई हमने 4 साल से नहीं हराया है। 4 साल ग्रेट के ब्रिटेन बाद आप वाला एक जो ऐसी मैच टीम को था, हराते हैं विद वन मैन डाउन। और ग्रेट ब्रिटेन वाला जो मैच था ना सौरभ, वो अलग लेवल का मैच था। उसमें इंडियन डिफेंस का जो टेस्ट हुआ है, और जो जिस तरीके से हमारे खिलाड़ी निकल के आए उसमें, पूरी कमांडेबल परफॉर्मेंस, भिड़ के खेले। मुझे याद है एक बॉल पे 10 लोग गिर गए थे। हम्म। 3 तो ग्रेट ब्रिटेन के थे, 7 अपने थे, गोल पोस्ट पे इंडिया की। वो देखना मतलब मैं खुद हैरान रह गया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, लेकिन जिस तरीके जज्बा दिखाया, और श्रीजेश ने जिस तरीके की, बस श्रीजेश की जैसी। बिल्कुल। आपको पता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज भी बता दूं, जैसे ही गेम खत्म हुआ पूरा और हूटर बजता है फाइनल उसका, उसके बाद शूट आउट था, तो हमारी टीम सेलिब्रेट करने लग गई थी। जी, क्यों? क्योंकि हमें क्योंकि सामने बड़ा एक श्रीजेश थे। पूरा विश्वास था। श्रीजेश थे सामने, और श्रीजेश। जल्दी करना मेरा बंद हो जाएगा। बिल्कुल एक अमेजिंग मुकाबला हमें देखने को मिला ग्रेट ब्रिटेन के सामने भारत का। फिर अगर हम बात करें इसके बाद अंकित भाई, तो सेमीफाइनल मुकाबला जर्मनी के साथ 3-2 की स्कोर लाइन, वही जर्मनी जिसको हमने ब्रॉन्ज मेडल मैच में टोक्यो में हराया था। और हम सबकी ये उम्मीद थी कि यार यहाँ कुछ मैजिकल हो सकता है आज। और शायद अगर उस दिन कुछ मैजिकल हो जाता तो इंडियन हॉकी वुड बीन, मतलब मेरे जीवन में तो सबसे ऊपर के पीक। स्तर पे वो होती। पिछले 20-25 साल में आपने तो पहले आपके नहीं, देखा हो सबके नहीं जीवन देखा में। 19 हो। 1980 में लास्ट गोल्ड 1985। जीता है। लेकिन फिर भी 1980 में एक लास्ट। एक दौर आया था सौरभ, हाँ 2003 से 2005-6 का एक दौर था इंडियन हॉकी का, जहाँ पे हम चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह जीतना, वापस हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना चालू कर दिया था। धनराज पिल्ले थे उस टीम में, और दिलीप अच्छा टर्की। परफॉर्मेंस 2-3 साल रहा हमारा। दिलीप टर्की, धनराज पिल्ले, उसके बाद सरबजीत सिंह, वो सरदार सिंह, ये सब लोग आए, नए आए। तो एक दौर अच्छा था, बट वो 2-3 साल का भी अच्छा दौर रहा हमारा। बट कमिंग बैक टू जर्मनी के खिलाफ जो ऐसा लास्ट क्वार्टर, हम आई थिंक बहुत दबके खेले। हम बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए थे। और अमित रोहिदास की आपको पता ही है कि वो कमी जो हमें ब्रिटेन के मैच में भी खली थी, वो कंटिन्यू हो गई। अगर उनको रेड कार्ड नहीं मिलता और वो होते, तो आई थिंक गेम का नतीजा कुछ और होता। एब्सोल्युटली वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट रशर्स इन द वर्ल्ड। और शायद जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही होता कि अगर अमित रोहिदास जर्मनी वाले मुकाबले में होते, 100% मैं ये कह सकता हूँ कि 3-2 तो नहीं होती स्कोर लाइन। बट मजा आ पर गया ओवरऑल, हॉकी को दिल दे दिया बड़ा एक बार। ही अच्छा एक कैंपेन रहा हॉकी इंडिया के लिए। और हम सबको मजा आया। इवन जियो सिनेमा पे जो लाइव व्यूइंग थी वो 6 करोड़, साढ़े छः बहुत। करोड़ भी पहुंच रही थी, तो एक बहुत बड़ी बात है हॉकी के लिए। अ, हम्म। फिर ब्रॉन्ज मेडल मैच, कमाल का प्रदर्शन फिर से स्पेन के सामने। पहला गोल हमने कंसीड किया, 1-0 हम डाउन थे, उसके बाद हमने जो फाइट बैक दिखाई, और शायद वही एक करेज जो सरपंच साहब ने जो लाइन बोली कि मर के आएंगे पर हार के नहीं आएंगे, हार के नहीं तो आएंगे। वही फिर काम आया। 10 गोल सरपंच साहब ने किए, हरमनप्रीत सिंह ने, इस पूरे कैंपेन में। और फिर मैं
प्लेयर्स के नाम गिनाना चालू करूँ तो हर एक प्लेयर ने अपनी जगह को कंट्रीब्यूशन। बखूबी खेला है। जर्मनप्रीत सिंह सबसे पहला नाम जो मुझे याद आता है, जिन्होंने बाय द वे हमारा कंटेंट लाइक भी किया है इंस्टाग्राम पे। हमें एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन उन्होंने दिया है वो करके। एक ओलंपिक मेडलिस्ट अगर आपका कंटेंट लाइक करा है तो वो स्माइल आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। फिर मैं बात करूँ पूर्व सरपंच हमारे, मनप्रीत अगेन अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम मिडफील्ड के अंदर। अ, फिर डिफेंसिव प्ले में बहुत बढ़िया मनप्रीत। एब्सोल्युटली, और जो बॉल बनाने की हम बात करते हैं, जो आगे बॉल पहुंचाने की बात करते हैं, उनसे बेहतर नहीं है कोई। और आपने देखा कि हार्दिक जो इंजेक्टर थे, उनका नाम ही सुनील तनेजा ने डॉक्टर हार्दिक रख दिया वहां पे एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। तो डॉक्टर नहीं नहीं, हार्दिक को बहुत बुलाइए, जब भी पेनल्टी कॉर्नर होता था तो डॉक्टर हार्दिक को बुलाइए। हार्दिक बहुत जबरदस्त प्लेयर है। ये ओवरऑल आप सबका नाम ले सकते हो, इंडियन हॉकी की जितने भी प्लेयर्स गए सबने जी तोड़ परफॉर्मेंस जी, की। शुरू ललित में उपाध्याय, राजकुमार पाल, राजकुमार पाल आप हर सब एक कुछ। इंडिविजुअल का नाम ले सकते हैं। सभी ने अपना पार्ट प्ले किया है यहाँ तक पहुंचने के अंदर। और एग्जैक्टली। कुडोज टू इंडियन हॉकी, और हम सबको एक बेहतरीन पल उन्होंने बहुत दिया इस खुशी, ओलंपिक्स के अंदर। बहुत और खुशी दी है, बहुत खुशी दी। एब्सोल्युटली, और उनका स्वागत भी वैसे ही हुआ दिल्ली के अंदर। फिर मैं बात करूँ एक ऐसा स्पोर्ट जो एक मिक्स्ड बैग रहा है अभी तक, और अभी फैसला नहीं आया जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं विनेश फोगाट के ऊपर। रेसलिंग की बात करते हैं अंकित भाई, तो हमारे ग्रैपलर्स की बात करूँ तो 4 फीमेल ग्रैपलर्स थे, एक मेंस थे। तो एक मेंस कैटेगरी में सिर्फ एक इकलौता अमन शरावती वहाँ पे मौजूद थे, उनके अलावा कोई क्वालिफाई नहीं हो पाया। सबसे ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि ऐसा गेम जो भारत के कई गांवों में खेला जाता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा खेला जाता है। महाराष्ट्र में केटी जाधव पहले भारतीय ओलंपियन मेडलिस्ट थे जो रेसलिंग के अंदर मेडल लेके आए थे। अब क्यों नहीं निकल पा रहे हैं रेसलर्स? देखिए रेसलिंग का जो हमारा अभी 2-3 साल रहा है वो थोड़ा ऊपर नीचे रहा है। जो हमारे बड़े नाम थे टोक्यो में, वो आपको ज्यादा दिखे नहीं। सिर्फ जो हमारी विनिश फोगाट थी वही उनका ही दिखा। तो उनके साथ भी जो हुआ वो हमें सब पता है कि वो वेट कैटेगरी का क्या हुआ। उसके अलावा या किसी और का, या दूसरे जो बिल्कुल, तो एक नेटवर्क इशू वहाँ पे अंकित भाई को आया। और अगेन ग्रैपलर्स की मैं बात करूँ तो एक इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है, वहाँ हम उसको टच नहीं करेंगे। बट जो पिछले 1-2 साल में हुआ है रेसलिंग के एरिना के बाहर जो हुआ है, अंकित भाई आप कंटिन्यू करें जो पॉलिटिकल कहानी भी इसके पीछे है, और रेसलिंग एरिना के बाहर जो बातें हुई है, ना सिर्फ रेसलिंग के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि हमारे रेसलर्स वर्ल्ड रैंक भी हासिल कर चुके हैं। बजरंग पूनिया की मैं बात करूँ, वर्ल्ड नंबर 1 वो रह चुके थे अपने वेट कैटेगरी के अंदर। और रवि दहिया जिस तरीके से सिल्वर मेडल उन्होंने जीता पिछली बार, इस बार क्या हुआ? देखिए इस बार वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब और इधर जो रेसलिंग फेडरेशन थी और जो प्लेयर्स के बीच में इतना लंबा जो चलता इवेंचुअली विनिश फोगाट गई वहां पे। बट उनके अलावा भी आई थिंक वो स्ट्रगल जो था, जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसका बहुत इम्पैक्ट गेम पे भी आ गया। हमारे जो नए खिलाड़ी गए कई तो पहली बार ही जाते हैं। फॉर एग्जांपल अंतिम पागल इज ओनली 18 वो वर्ल्ड नंबर 1 है थी। वहां जाके फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गई। उनको भी कुछ खाने पीने का इशू रहा। आई थिंक कुछ कुछ जो रूल्स चेंज हुए थे रेसलिंग के, उसमें भी हम लोग थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। अमन एक ब्राइट स्पॉट हमारे इसलिए रहे, बहुत अच्छे मुकाबले उन्होंने जीते। हालांकि सेमीफाइनल हारे बट कम बैक करके ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। तो जो एक रेसलिंग से मेडल आता है वो तो आ ही गया इवेंचुअली। बट ओवरऑल डिसअपॉइंटमेंट था। विनिश फोगाट का जो केस हुआ वो बहुत ज्यादा दिल तोड़ गया हर बात है, क्योंकि एक मेडल पक्का हो गया था और गोल्ड मेडल की एक बहुत बड़ी उम्मीद थी वो। उन्होंने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया था, मतलब जबरदस्त। वर्ल्ड नंबर 1 को हराना, उसके बाद लगातार 2 मैच जीतना, और एक 100 ग्राम के लिए इतनी बड़ी न्यूज आ गई। तो यार वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट रहे। वो चीज बहुत ज्यादा खर के गई इस बार। जी, और विनेश फोगाट की मैं बात करूँ तो
सबसे पहले रेसलिंग की ओवरऑल एक कैंपेन की बात करें तो निशा दहिया आपको याद होगी कि वो भी एक मेडल की प्रोस्पेक्ट थी वहाँ पे क्वार्टर फाइनल्स के अंदर 8-1 की स्कोर लाइन से वो आगे चल रही थी, 1 मिनट बचा था लास्ट और उनका हाथ शायद मेरे हिसाब से तो फूल गया। फ्रैक्चर ही जैसा ही हुआ था और उसके बाद बहुत 10-8 से वो डिसअपॉइंटमेंट था वहाँ पे। मुकाबला हार जाती है क्योंकि अगेन यू नेवर नो कि वो सेमीफाइनल ऑलरेडी पहुंच चुकी थी वहाँ पे 8-1 की स्कोर लाइन एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है रेसलिंग जैसे मुकाबले में और जबकि 40-50 सेकंड बचे थे उस मुकाबले में फिर उनका हाथ काम करना ही बंद कर दिया वो एक अनफॉर्चुनेट हमारे लिए इंसिडेंट हो हम गया बोल वो। सकते हैं मे बी शायद यू नेवर नो कि वो शायद एक गोल्ड मेडल की दावेदार हो सकते थे जिस वे तरीके से बहुत वो अच्छा खेल रही थी। उन्होंने कुश्ती की थी उससे पहले शी वॉज अनबीटन और बड़ी कंफर्टेबल नजर आ रही थी वो जो कर रही थी उसमें बिल्कुल, और बहुत जबरदस्त फिर हॉकी वो उन्होंने रेसलिंग किया था। बिल्कुल और उसके बाद मैं बात करूँ अगेन अंतिम पंगाल की आपने बात की अंतिम पंगाल अगेन शी इज जस्ट 18 years old और ये 2 दिन से शायद उन्होंने अपने बाउट से पहले खाना नहीं खाया क्योंकि जस्ट टू कट द वेट आप जो बात कर रहे थे कि हमने प्रैक्टिस नहीं की UWW जो कुश्ती की फेडरेशन है इंटरनेशनल फेडरेशन उन्होंने ये रूल तकरीबन 1 साल पहले इंट्रोड्यूस कर दिया तो 1 साल पहले एक ऐसा रूल इंट्रोड्यूस किया उसके बाद आपने बहुत सारे टूर्नामेंट्स ग्लोबली भी खेले होंगे बिफोर कमिंग इनटू द ओलंपिक्स और अगर आपकी कोचेस को आपके डाइटिशियन को आपको क्या देना है क्या इंटेक बॉडी को देना है यही नहीं पता बेसिक चीज़ें तो इट मेक्स नो सेंस और 48 आवर्स तक कुछ नहीं खाया उन्होंने और उसके बाद शायद बॉडी में एनर्जी नहीं बची क्योंकि अंतिम पंगाल एक ऐसी रेसलर है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता है और वर्ल्ड मेडल जीता है चैंपियनशिप वो। में मेडल जीतना कुश्ती के गेम में ओलंपिक से मेडल जीतने से मुश्किल होता है ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत बड़ा जी नाम है 53 कैटेगरी में वो। और जी और वर्ल्ड नंबर 1 अगेन भी रह चुकी हैं। बिल्कुल वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी है और एक गोल्ड मेडल की दावेदार थी अंतिम बंगाल में आपको बता रहा हूँ विनेश फोगाट की कैटेगरी थी 53 kgs 53 की वहाँ वो 50 में आई है। बिल्कुल विनेश फोगाट 50 में आई है क्योंकि उनको पता था कि अगर उनसे फेस ऑफ होगा 53 के लिए तो अंतिम पंगाल उनको हरा देगी और और वर्ल्ड अंतिम नंबर पहले ही 1 रह क्वालिफाई चुकी कर है चुकी थी। हाँ अंतिम मतलब पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी। आप उनको आप मौका ही नहीं दे रहे क्योंकि आप अब रेसलर की भी गलती नहीं है कि अब 48 आवर्स से बॉडी में कुछ नहीं गया है आपके पास एनर्जी नहीं है आप एक ऐसे रेसलर से हारे जो शायद मतलब आप रात को उठ के आपको बोले कि इनसे खेलना है तो आप उनको हरा देते और वो एक ऐसी रेसलर थी जो नेक्स्ट मुकाबले में वो बड़ी कंफर्टेबली हारी तो रेपेशाज में भी जाने का मौका नहीं मिला इसमें आपको इसमें इसमें ये भी हुआ सौरभ। ये सिर्फ अंतिम के साथ नहीं हुआ, ये आई थिंक अमन के साथ भी हुआ है। अमन भी तीन अमन चार के दिन साथ कुछ नहीं भी खाए। हुआ बिल्कुल अमन के साथ भी 4 किलो वेट उन्होंने अप्रोक्सीमेट घटाया है, अपना रिड्यूस किया है। उनसे सब आप तो कभी मैच में जाते ही नहीं थे, तो उन्होंने ये बोला कि हम तो वो वॉइस का इशू आ रहा है अंकित भाई के अगेन और अब अगेन ना था, अमन क्योंकि सहरावत की वो बात एक कर रहे मेडल। थे अंकित भाई और अ, अगर मैं बात करूं अमन सहरावत के बारे में तो 61 kgs वेट था उनका सेकंड डे से पहले और रात को 12:30 बजे 2 बाउट जीतने और एक बाउट हारने के बाद उनको पता था कि ब्रॉन्ज मेडल मैच है कल और सेमीफाइनल में हारने के बाद भी उस बंदे की ग्रिट देखिए डिटर्मिनेशन देखिए कि अ, रात के 12:30 बजे के भी वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे वेट रिड्यूस करने के लिए 1-1.5 घंटा उन्होंने वेन्यू पे प्रैक्टिस की है ट्रेनिंग की है कसरत की है साइकिलिंग की है कि वेट कम हो और उसके बाद जब वो रूम पे पहुंचे उनके कोच उनको बोलते हैं कि आप जाइए सो जाइए सुबह 3-4 बजे देखते हैं चेक करते हैं फिर वो बोलते हैं कि क्योंकि विनेश का ऑलरेडी इंसिडेंट हो चुका था वहाँ पे तो वो बोलते हैं कि नहीं हम अभी रिड्यूस करेंगे इसके बाद ही सोएंगे तो वो 2 घंटे और गेम्स विलेज में जाने के बाद फिर से ट्रेनिंग पे लग जाते हैं और वेट जैसे तैसे कंट्रोल करते हैं 61 kgs हो गया था अंकित भाई सेकेंड डे अमन सहरावत का वेट तो वो 2 बाउट जीतने और एक बाउट हारने के बाद 3 बाउट खेलने के बाद मेहनत कर रहे थे ट्रेनिंग कर रहे थे वो मैं बता रहा था जी तो नेटवर्क इशू अभी भी आ रहा है चलिए मूविंग ऑन अंकित भाई का नेटवर्क वो सॉल्व कर रहे हैं तब तक का जो बड़ा टॉपिक है जो बिग टॉपिक का जिसकी हम चर्चा
जितनी बार भी करे समझ नहीं आता है, क्योंकि आपने सिल्वर मेडल कंफर्म कर लिया था, अब गोल्ड मेडल से कितना ही दूर थी आप। आपने वर्ल्ड नंबर 1 को हराया, यूई सुसाकी जो जापान की वर्ल्ड नंबर 1 थी, आपने उनको हराया, और एक ऐसे मार्जिन से वो आ रही थी। अब मैं उनकी विनिंग मार्जिन की बात करूँ तो वो 82-0 का विन मार्जिन था यूई सुसाकी का कमिंग इनटू द टूर्नामेंट। और एक ऐसी रेसलर को आपने हराया 50 केजीज में, अ, जिन्होंने हार कभी देखी ही नहीं, आपने उनको हराया। उसके बाद अ, आपने पैन अमेरिकन चैंपियन को हराया, फिर आपने यूरोपियन चैंपियन को हराया। तो अगेन गोल्ड मेडल कंफर्म, पूरे देश में जश्न हो रहा है। सिल्वर मेडल कंफर्म, पूरे देश में जश्न हो रहा है कि विनेश फोगाट का मेडल कंफर्म हो गया है, कंफर्म हो गया है। सुबह आप उठते हैं, आप देखते हैं एक सैड न्यूज, विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाइड ड्यू टू 100 ग्राम्स आपका वजन ज्यादा है। तो एथलीट का तो मैं सोच ही नहीं सकता कि विनेश फोगाट के ऊपर क्या बीत रही होगी। मतलब हम सब भी सुन के शौक हो जाते हैं ऐसी चीज की, यार क्या हमारे साथ ही हो रहा था ये। हाँ, पूरा देश शॉक में था उस दिन, तो पूरा देश शॉक में था। और एक कंफर्म मेडल जो अभी भी उनका केस चल रहा है, बट आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। बट यार पूरा देश जो जश्न मना रहा था, उनकी उनका करेज भी था। उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 को भी हराया, उसके बाद जिस तरीके से दोनों बाउट जीते उन्होंने। बट कई बार क्या होता है, किस्मत में भी नहीं होता। और बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट था यार विनेश फोगाट का। निशा दहिया का भी मुझे बहुत लगा, क्योंकि वो भी मतलब लीड कर रही थी, उसके बाद उनको हार का सामना करना पड़ा। तो थोड़ा ऊपर नीचे चला रेसलिंग में। बट ओवरऑल अमन लेके आए। अमन एक यंग रेसलर है, 21 साल की उम्र में, तो उनके पास टाइम भी है अगले ओलंपिक्स में और भी अच्छा करने का। तो वो सब चीजें बिल्कुल। हैं। और एक ब्राइट स्पॉट अमन भी ने है तो और एक मेडल भी आ गया। कह दिया है पीएम को कि 28 में गोल्ड लेके आएंगे वो। और उन्होंने छत्रसाल स्टेडियम का जो उनका घर है, जो पीएम से उन्होंने बात करते हुए बताया कि यार अब तो मैं घर से अब तो मैं घर से ज़्यादा सर इसमें छत्रसाल स्टेडियम में रहा हूँ, तो मुझे बट तो घर उनकी यही लगता है। और बट उनकी उनके जो स्टोरी कमरे के बहुत ही, पीछे, दीवार के पीछे लिखा है कि अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता। हर और कोई एक कर गोल्ड लेता मेडल है। उन्होंने बनाया, ड्रॉ किया हाथ से। तो ब्रॉन्ज तो वो लेके आ गए, वो गोल्ड का इंतजार है कब आता है। बट सौरभ, उनकी जो जिंदगी रही है, जिस तरीके से उन्होंने अपने माता पिता को और 10 साल जी। की उम्र में खो दिया, उसके बाद इतनी मेहनत करके वो आए हैं यहाँ पे। तो और 21 साल की उनकी उम्र है, उसमें उन्होंने ओलंपिक में एक मतलब देश का नाम रोशन किया। उसके लिए वो बहुत कमांडेबल। ही इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट, फ्यूचर है उनका। बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर रहेगा मुझे लगता है। और अच्छा करेंगे आगे आके, क्योंकि देखिए बस हमारे जो एथलीट है उनको बहकना नहीं चाहिए। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ये भी, हमारे जो पुराने एथलीट जो जीत के आए हैं उनको ये भी समझना चाहिए कि हमें नए प्लेयर्स को बनाना है, उनको उस स्टेज तक पहुंचाने में मदद करनी है। चाहे वो रवि बिल्कुल। दहिया हो, चाहे बजरंग पूनिया हो, चाहे वो साक्षी मलिक हो। क्योंकि ये सब बिल्कुल। ओलंपिक में अच्छा करके आए हैं, पदक जीत के आए हैं। उनको नए प्लेयर्स को इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि उस स्टेज पे जाके वो ओवरवेल्म ना हो जाए। जैसा कि आज अमन ने भी बोला ये चीज, कि वहां पे जब वो पहले 4 पॉइंट दे दिए थे सेमीफाइनल में उन्होंने जापान के रेसलर को, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करेंगे। एंड वो बोले ये चीज कि जब आप उस एरिना में जाओगे तो आप सब कुछ भूल जाओगे, सब कुछ सुन हो जाएगा एकदम से। सो उस स्टेज के लिए मेंटली प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी हमारे अच्छे एथलीट्स की होनी बिल्कुल। और चाहिए। वो एक जी। एक चीज सबको नजर रखना, तभी आगे प्लेयर आ पाएंगे। अगर आप सब कुछ ये नहीं करेंगे, पास आउट नहीं करेंगे, तो प्लेयर्स का बनना भी मुश्किल हो जाएगा। जी, और बड़े ही डाउन टू अर्थ रेसलर नज़र आए। अब जब उनसे पूछा गया कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं तारक मेहता देखता हूँ। और सुशील कुमार उनका इंस्पिरेशन थे, उनकी इंस्पिरेशन थे, कमिंग फ्रॉम हरियाणा अगेन। और जो 2008 में मेडल जीता उन्होंने, फिर 2012 में मेडल जीता। और बहुत सारे यंग रेसलर्स की इंस्पिरेशन सुशील कुमार ही हैं। और कमिंग बैक, आपका नेटवर्क जब नहीं आया तो मैं विनेश फोगाट पे बात कर रहा था कि यूई सुसाकी को उन्होंने हराया। एक ऐसा नाम वर्ल्ड रेसलिंग में जिन्होंने हार कभी देखी ही नहीं है। 82 मुकाबले उन्होंने खेले, और 82 में से, हाँ, बयासी के मुकाबले बयासी जीते हैं। मुकाबले उन्होंने जीते। और इस एंड साल शी की मैं वाज बात आल्सो करूँ, शॉक्ड। बिल्कुल, और इस साल की मैं बात करूँ अंकित भाई, तो सिर्फ 7 पॉइंट उन्होंने दिए हैं ऑपोजिशन को। जितने भी मुकाबले उन्होंने खेले कंबाइन करोगे आप तो 7 पॉइंट बनते हैं। और उस लेकिन रेसलर को हराना एक विनिश ने उस जी। दिन बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी किया। वो एकदम एंड पे लेके गेम को, लास्ट के 15 सेकंड में उन्होंने बिल्कुल, जो 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 वो उनके लिया। पास था उन्होंने सब कुछ दिया उस 10-15 सेकंड। बहुत 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 जबरदस्त मैच था।
बट वो मूव जो हो उल्टा गया भी वो पड़ हो सकता गया। था, वो मूव उल्टा भी पड़ अभी सकता था, पर वो रिस्क लिया उन्होंने। और वैसे तो अ, विनिश फोगाट की उम्र 29 ही है, तो वो चाहे तो आगे खेल भी जी, सकती आप हैं। रिटायरमेंट लेना बट बड़ा ही दुखद है। और जापानीज रेसलर, आपको याद होगा पिछली बार 50 ग्राम से वो ज़्यादा रह गए थे। उन्होंने एक ट्वीट किया है कि विनेश के लिए कि यार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आपको याद हो कि होम ओलंपिक्स थे उनके लिए, तो टोक्यो के अंदर ही मुकाबले थे। तो 50 ग्राम से वो ज़्यादा हो गए थे, वो बाहर हो गए थे। और इस बार वो कम बैक करके आए हैं। उन्होंने भी यही बोला कि मुझे नींद नहीं आती थी रात को, पर वो कम बैक करके आए हैं इस बार, और पेरिस के अंदर वो गोल्ड लेके गए हैं। तो उन्होंने भी विनेश को यही बोला कि नेक्स्ट टाइम यू विल बी द गोल्ड मेडलिस्ट। तो वो होप नहीं छोड़नी है, रिटायर नहीं करना है अभी। तो वर्ल्ड रेसलिंग से भी अभी मैसेजेस आ अभी रहे तो हैं क्या है विनेश को। सौरभ, अभी क्या है कि अभी बहुत सारे इमोशनल भी होंगी विनेश, अभी इतने बड़े सेटबैक के पास एकदम रिकवर करना, तो जी थोड़ा इमोशनल आप डिसीजन ले लेते हो। बट वंस जी, यू कम केस बैक, आप अपने लोगों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे। बिल्कुल। जो सी एस में जो उनका जो केस चल रहा है, आप उसके ऊपर आपको जो भी इंफॉर्मेशन है आप अगर बताना चाहें। अभी अभी तो मेरे को लग रहा नहीं कोई इन्फॉर्मेशन है, मतलब वी आर स्टिल अवेटिंग फॉर द डिसीजन। अब क्या डिसीजन होगा उस हिसाब से हमें पता लगेगा। बट होपफुली शी विल गेट द मेडल, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लोग उनको सपोर्ट में आए हैं। और ये बात तो ठीक ही है कि जिस दिन उन्होंने जो दोनों बाउट्स जब जीते, उन्होंने तीनों बाउट जीते, उस दिन तो उनका वेट एकदम ठीक ही था। सो अगर आप पूरे एक अगले दिन 100 ग्राम के लिए आप पूरा आप उसका स्क्रैप नहीं कर सकते। सो लेट्स सी, बिल्कुल। और फिंगर्स क्रॉस कि उन्हें अच्छा है कुछ मिले तो इंडिया का भी एक मेडल बढ़ेगा। जी, और मैंने जितना कैच के बारे में पढ़ा है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में, और ऐसे जब डिसीजन, ऐसे जब केसेस जाते हैं वहाँ पे, तो ये ओपन एंड शट केसेस होते हैं, क्योंकि ये रूल्स के अगेंस्ट है। हाँ, आपकी जो गेम की बॉडी है जिसने रूल बनाया उसके अगेंस्ट है, तो एक ओपन एंड शट केस है। आप जाते हैं, सुनते हैं, आप बोलते हैं कि ये रूल है, आप बंद कर देते हैं केस को। बट अगर इतना टाइम लिया है कोर्ट ने, तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला आ सकता है। इसकी उम्मीद मुझे हम मुझे लगा सिर्फ ये सकते हैं, लगता क्योंकि है कि इतना वो टाइम चाहते अमूमन। थे कि वो मुझे सिर्फ इतना लगता है सौरभ कि वो चाहते थे कि ओलंपिक्स खत्म हो जाए, उसके बाद ही वो डिसीजन दे, जिससे कंट्रोवर्सी ओलंपिक पे ना आए। क्योंकि एक बार सारी चीजें खत्म हो जाती ये हैं, भी आप एक रैप पॉइंट अप ऑफ व्यू। करते हो उसके बाद। एक पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा, अदरवाइज लेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर वो उसी समय बिल्कुल देते तो वापस वो चीजें रिपीट हो जाती और रेसलिंग के बिल्कुल। ऊपर और चीजों के ऊपर फोकस चला जाता है, दूसरी चीजों के ऊपर अपार्ट फ्रॉम द गेम। सो ये है ही। जी और मतलब ठीक है, अब जो हुआ वो हुआ, बट अगेन जो मैंने बात बोली, हमें प्लेयर्स बनाने हैं। जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं उनको नए प्लेयर्स में आने की मदद करनी चाहिए। थोड़ा सा रेसलिंग फेडरेशन और प्लेयर्स के बीच में थोड़ा सा, जैसे बीसीसीआई और अपनी इंडियन टीम के बीच में इतना क्लोजली कांटेक्ट है, वो होना चाहिए। साथ में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, और साथ में चलेंगे तो डेफिनेटली रेसलिंग में हमारे पास इतने प्लेयर्स हैं, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, रेसलिंग में बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारे पास। रितिका हुड्डा भी लास्ट डे हमें नजर आई, वो भी एक बढ़िया बाउट खेला उन्होंने भी। किर्गिस्तान की वर्ल्ड नंबर वन रेसलर्स के सामने एक एक बराबर था, पर लास्ट पॉइंट उन्होंने लिया था किर्गिस्तान के रेसलर ने, तो वो मुकाबला उनके नाम रहा। वहाँ हमारे ओलंपिक्स का एंड भी हुआ, और यहाँ भी हम इस बड़े विशाल एपिसोड का एंड करते हैं। ऑलमोस्ट आई एक थिंक हमने घंटा कवर किया है। 45 मिनट हो चुके हैं। तो अब एंड करते हैं। और जैसा भी आपकी टिप्पणी हो, आप बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइए। द स्पोर्ट्स लैब को फॉलो कीजिए। और हमने थैंक यू सो मच कोशिश करी अंकित है, भाई। और इंस्टाग्राम पे भी। अपने कोशिश करी है सारी चीजें कवर करने की इसमें।